So Rohit Srivastava, India Charts, Strike, you run all these businesses आप चलाते हैं. शेर खान में आप काम कर चुके हैं, तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री का पता है आपको. हर्षद मेहता के टाइम से आप स्टॉक मार्केट स्पेस में है. 1988 आपने बताया मेरे को अभी थोड़ी देर पहले. 1990 से मैंने शेयर बाज़ार पे नज़र डालनी शुरू करी. अच्छा, बट ये नज़र कॉन्शियस नज़र थी कि समझ आ रहा था क्या हो रहा है, कि जैसे आजकल के लड़के आते हैं मार्केट में कि देखते हैं क्या होएगा या पैसे कमाऊंगा मैं, वैसा वाला सोच तो नहीं था? ये सोच विचार तो ऐसा था कि उस समय मैं 11वीं में अपनी पढ़ाई शुरू करी, और वो भी कॉमर्स में. तो सबसे पहले ये सोचना पड़ा कि चलो कॉमर्स में तो आ गए, आगे अपना करियर किस तरफ निकलेगा. तो मुझे बताया गया कि थोड़ा बहुत जानकारी के लिए फाइनेंस के बारे में, बिजनेस के बारे में आप बिजनेस के पेजेस पढ़ा करो. तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर जो घर पे आता था उसके बिजनेस के पेजेस पढ़ना शुरू करे. 1990 में उसमें एक पूरा पेज था जिसपे शेयर के प्राइसेस रहते थे. अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि शेयर के प्राइसेस का मतलब क्या है, क्योंकि ऊपर लिखा था स्टॉक्स. मुझे लगा, जो अकाउंटिंग मैंने पढ़ी थी 9th and 10th ICSE में अकाउंटिंग थी, तो हमें ये पता था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. उसमें व्हाट कम्स इन गुड्स कम इन, तो ये स्टॉक्स भी वो गुड्स एंड सर्विसेज वाला स्टॉक्स होगा. तो ऐसा कुछ मुझे लगा शुरू में. फिर बाद में मेरे भाई ने मुझे समझाया कि नहीं, ये कंपनियों के भाव हैं और ये उनके मुनाफे या क्या वो करते हैं, इकोनॉमी में क्या हो रही है, उस हिसाब से चलता है. ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा. जिसके भी भाई बहन हैं वो लोग जानते हो ये बात कि अगर उनको चैलेंज किया जाए कि आप ये नहीं कर सकते, तो ये तो आपको करना ही है. करना है, प्रूव करके दिखाना है कि भाई तूने बॉल कैसे दिया. ओके. तो उससे हो गई शुरुआत कि चलो इसको समझते हैं. क्यों नहीं समझ सकते हैं. तो मैंने एक किताब ली और उस पर हफ्ते में एक बार कुछ चुनिंदा स्टॉक के नाम लिख लिए और उनके सिर्फ भाव लिखते गया. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? चलो कर तो दिया आपने, अपने भाई को प्रूव करके दिखाना वाज द आइडिया टू स्टार्ट विद? नहीं, वो चीज़ सिर्फ मुझे इंस्टिगेट करी कि हाँ इस चीज़ को मैं समझूं. अच्छा. बट उसको कुछ प्रूव नहीं कर रहा था, ना उसने कभी दोबारा पूछा. मुझे खुद ये चीज़ फिर समझनी थी कि ये कैसे होनी है, और ज़रूरी होगा कि कोई तो तरीका होगा इसको समझने का. और मैं काफ़ी फेमिलियर था चीज़ों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से. कुछ प्रोग्रामिंग का भी बैकग्राउंड था. मैं 7th 8th ग्रेड में मैंने कोडिंग कर ली थी उस ज़माने में, जबकि विद अ ZDT कंप्यूटर, जो कि उसमें 64K ही मेमोरी होती है. बट उसमें आई यूज्ड टू मेक ग्राफ्स, चार्ट्स, ऐसी चीज़ें बनाता था. तो एक सेंस था कि किसी चीज़ को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो शायद कुछ पता चले. तो मुझे लगा भाव लिखेंगे, ग्राफिकली देखेंगे, अगर उसकी लाइन ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है समझ में आ जाएगा, आइडिया हो जाएगा. ये नहीं मालूम था कि टेक्निकल एनालिसिस करके एक पूरा फील्ड है दुनिया में. ये चीज़ नहीं पता चली थी तब तक. तो स्टडी करता गया कुछ समय तक. और मेरे जो फादर थे वो शेयर बाजार में ज़्यादा नहीं थे, बट ही हैड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग. तो उन्होंने हर तरीके की किताबें उनके घर में थी. ओके. जो वो पढ़ते थे हर सब्जेक्ट पे, और मैगजीन्स भी हर तरीके. तो उनके यहाँ मुझे बहुत ही पुराना एक फॉर्च्यून इंडिया का मैगजीन मिल गया, जो उन्होंने बंद कर दिया था, बट पुराने रखे हुए थे, वो फेंकते नहीं थे कभी. उसमें मैंने अंदर पेजेस में देखा कि चार्ट्स की स्टडी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, राउंडिंग बॉटम्स और क्या क्या चीज़ें, सॉसर बॉटम्स. शुरू में तो समझ में नहीं आया, बट मैंने समझा अब ये कुछ है. सच में बताओ, मतलब उस उम्र में लड़का जो टीनेजर है वो क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे थे? आप बहुत पढ़ाकू किस्म के थे, इसलिए दिस काइंड ऑफ केप्ट ऑन गोइंग, या व्हाट इज इन इट फॉर यू एट दैट पॉइंट? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आज का ट्रेडर या इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है, या जो आपका तब था, व्हाट वाज द रीजन ऑफ यू डूइंग ऑल दिस? ये करने की जरूरत क्या थी आपको? सीखने के लिए, पढ़ने के लिए? पैसा तो आपको लगाना नहीं था. नहीं, पैसे कमाने तो थे. मतलब कहीं ना कहीं आपको पैसे कमाने हैं, वो या तो जॉब करके करने हैं या शेयर बाजार से. ये चीज़ क्लियर दिमाग में नहीं तो थी. ये आ गया था, बट कहीं से हाँ कमानी है, कभी ना कहीं लगना है. ओके. 11वीं में आप पहुंच गए हो, पढ़ लिख के जॉब ही करोगे. और लोग ये भी बोलते थे कॉमर्स में चले गए कुछ नहीं होने वाला है. दिस इज 1990, ऐसे ही था जमाना कि आपके इतने मार्क्स आए तो आप इंजीनियरिंग करोगे, इतने आए तो आप कॉमर्स करोगे, उसके नीचे आर्ट्स करोगे, और कॉमर्स में गए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद है. तो ये भी प्रूव करना था मुझे कि ऐसा कुछ नहीं होता है. ऐसा कुछ नहीं है. झगड़ लेता था लोगों से, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कुछ भी कर सकते हो. ओके. तो कमाना कैसे था, अब समझ में आया है कि यहाँ कुछ कमाने का जरिया है, प्राइसेस ऊपर नीचे होती है.
और जबकि मेरे फादर का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी मदर ने उनसे थोड़ा बहुत बोल बाल के उनसे पैसे लिए कि मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करती हूँ। तो मुझे इतना पता चला कि उस समय पे, उस ज़माने में शेयर खरीदने और बेचने का प्रोसेस क्या था, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। ओके, क्या जो था? आज जैसा सिंपल नहीं है। क्योंकि आप अगर कुछ खरीदते थे, आपको सबसे पहले तो ब्रोकर को ऑर्डर देना था सुबह कैसे ओके। वो कैसे दिया जाता था? फ़ोन पे। तो आप उसको लैंडलाइन पे कॉल करेंगे, उसको ब्रोकर का नंबर कहाँ से मिलता था? आप ढूंढो अपने जान पहचान में अच्छा। किसी को, कि कोई, गूगल भी था नहीं ना तब? नहीं कोई गूगल नहीं था, तो जान पहचान से निकाल लिया, या किसी का ऐड कहीं देख लिया स्ट्रीट्स ठीक पे, ठीक अगर ठीक। किसी शॉप पे लिखा हुआ है कि भाई ब्रोकिंग करते हो ऐसे, बट कोई लिखता नहीं था उस जमाने में, आपको पूछना पड़ता। तो उन्होंने किसी दोस्त से निकाला था, और उनके पास से वो करती थी। तो कैसे करती थी, तो सुबह ऑर्डर जाएगा 10 बजे के पहले, ओके। तो 10 बजे तक आप ऑर्डर दे दो, बाजार 1 घंटे के लिए ट्रेड होता था, 12 से 1 बजे, हाँ 12 से 1 बजे तक रिंग में ट्रेडिंग होती थी। तो 10 बजे के पहले जो भी ऑर्डर्स आप लोगों ने दे दिए, वो फिर जाके सब ब्रोकर्स रिंग में एग्जीक्यूट करते थे, और शाम को 4-5 बजे आपको बताते थे कि भाई ये आपका ऑर्डर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, रिजल्ट आता था शाम को? शाम को रिजल्ट तो आता आप था। ऑर्डर में क्वांटिटी और दाम, बस दो ये चीजें, दोनों बताते थे? दो चीजें बता देते थे। और उसका पैसा कब देते थे आप ऑर्डर? करीबन 1 हफ्ते बाद, क्योंकि वीकली सेटलमेंट का सिस्टम था। अच्छा, कि मंडे टू फ्राइडे सेटलमेंट है, फ्राइडे के बाद ही वहाँ से डिमांड आता था कि आपको पैसे देने हैं, और फिर वो आप भर देते थे चेक के ज़रिए से। अच्छा, वो भी चेक के जरिए या कैश के जरिए होता होगा? अब जिसको कैश देना है वो कैश, जिसको चेक देना है चेक। अच्छा, तो ब्रोकर के पास ऑर्डर पहुंचा, ब्रोकर ने एग्जीक्यूट किया, 1 हफ्ते के बाद आपको बता देंगे हाँ। कि हाँ जी आ जाओ, पैसे दे जाओ और हाँ। ले जाओ। तो वो एक आपको रसीद की तरह एक स्लिप देता था, उस पर लिखा रहता कि ये आप ऑर्डर है, इतना ब्रोकरेज है, टिपिकली 2% या 3%, आप जितने अच्छे का। तो आपको शेयर जो एक फाइल में मिलते थे? तो शेयर जो हैं वो करीबन 15 दिन बाद मिलते थे, अच्छा, और वो भी फिजिकल मिलते थे, पेपर के फॉर्म में। तो वो पेपर फॉर्म के साथ एक और अटैचमेंट रहता था, जो कि ट्रांसफ़र फॉर्म होता था। ये ट्रांसफ़र फॉर्म पे लिखे रहते थे कि कितने लोगों ने उस शेयर को खरीदा बेचा है। अच्छा। हाँ। अच्छा, और हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री पूरी लिखी रहती थी। तो आपको पता चल रहा है कोई फंड भी खरीद रहा है, म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है इसको और बेच रहा है, वो पूरे उस पे नाम लिखा रहेगा उसमें? नाम लिखा रहेगा। क्योंकि शेयर जो हैं लोग ट्रांसफर, अगर आपको आज खरीद के 1 महीने में बेचना है, तो लोग ये शेयर को अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करते थे, उसको ऐसे ही रखते थे। अच्छा। और फिर उसको कब ट्रांसफर भेजना पड़ता था जबरदस्ती, कि अगर कोई रिकॉर्ड डेट आ गई, हाँ हाँ, अगर हाँ, उन्होंने कोई रिकॉर्ड डेट निकाल ली कि ये डेट पे ये राइट्स होने वाला है, या साल में एक बार डिविडेंड की डिविडेंड आने रिकॉर्ड वाला डेट आती है, तो उसके लिए फिर आपको शेयर कंपनी में भेजने ही पड़ेंगे, फिर नहीं तो फिर वो जो ट्रांसफर फॉर्म है वो रद्द ही हो जाएगा। तो वो फोर्स्ड होता था, और उसमें फिर वो शेयर आपके पास ट्रांसफर होके 1 महीने में आएगा कि 6 महीने में, उसका कोई अच्छा, गारंटी नहीं है। बट आएगा। बट आएगा जरूर, और नहीं आएगा तो आप कंप्लेंट लिखोगे, फिर दोबारा आएगा, फिर वापस आ जाएगा। अच्छी कंपनी है तो आ ही जाएगा, बुरी कंपनी है तो कोशिश करेंगे कि आपको ना दे, जब तक कि आप बहुत ज़्यादा हल्ला करो। स्पेसिफिकली अगर आईपीओज हैं, तो जो आईपीओज में प्राइस रिगिंग उस टाइम पे बहुत सारी हुई, बहुत ऐसे स्टोरीज थे। तो क्या करते थे प्रमोटर्स की, वो शेयर आपको समय पे नहीं देते थे। तो आईपीओ के बाद शेयर 10 रुपये वाला 50 पे लिस्ट तो हो गया, बट आप बेच नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको 3 महीने तक शेयर ही नहीं मिल रहे हैं। आपके पास है ही, होल्डिंग ही नहीं है। आपके पास होल्डिंग ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें होती थी, क्योंकि कोई रूल्स नहीं थे इसके बारे में। नहीं तो फिर इसमें रिगिंग क्या, मतलब प्रमोटर देता नहीं था और अपने नाम पे रखता था उसको, और बाद में महंगे में देता था आपको? नहीं, तो इसका रिगिंग का मतलब ये हुआ कि केसेस ऐसे होते थे कि भाव बढ़ जाते थे और आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अभी इसमें फ्रंट, जिसके पास शेयर पहले मिल गए, जिसको, वो किसको मिलेंगे, मतलब किसी जानकार को ही मिलेंगे, तो वो बेच देगा पहले, और जब तक आपको मिलेंगे तब तक भाव नीचे आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पुश करना जितना तक ले गए। तो एक शॉर्ट सप्लाई क्रिएट हो जाती है ना, इनडायरेक्टली रिगिंग कहाँ है कि एक शॉर्ट सप्लाई क्रिएट हो जाती है, तो भाव ऊपर हो जाता है। तो इट इज अ क्रिएटेड शॉर्ट सप्लाई, क्योंकि आप पंप एंड डंप भी कहते हैं इसको। और बहुत बाद में जाके इन सब चीज़ों की रेगुलेशंस आए इवेंचुअली, बट क्या है कि सेबी 1992 में ही एस्टेब्लिश, उससे पहले तो सेबी नहीं था। हाँ, 1992 में एस्टेब्लिश हुई। उसको भी तब पावर्स नहीं थे। मैं कई बार जब दलाल स्ट्रीट जर्नल में था, उनसे कई सवाल हम लोग पूछते थे, तो कई चीज़ें वो कर रहे थे और कई चीज़ों के पावर्स वो डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट से कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है। वो जैसे जैसे उनके पास पावर्स आते गए, रेगुलेशंस बढ़ाते गए। तो लंबा प्रोसेस था, बट उस बीच में जब तक कि रेगुलेशंस आए, तब तक लोगों ने काफ़ी सिस्टम का इस्तेमाल किया,
और कई इरेगुलरिटीज कई बहुत सारे हुए। इन लोगों में से एक लोग थे मिस्टर हर्षद मेहता। एक तो हमने फिल्म में देखा है विच इज़ अ पर्सपेक्टिव ऑफ, चलो मे बी हर्षद मेहता, बट मेजरली अबाउट दैट रिपोर्टर। लेकिन आप तो थिक एंड थिन ऑफ ग्राउंड पे थे आप, कि हो क्या रहा है, अखबारों में क्या आ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो आपको पता था दिस वॉज एन इवेंट, जैसे आज एक इवेंट है कि राम मंदिर या कुछ इवेंट है कि ये, वैसे दैट वाज एन इवेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम फॉर अ पर्सन जो कि 20-22 साल का लड़का है, जिसको दुनियादारी धीरे धीरे समझ में आ रही है, मम्मा को देख लिया कि इन्वेस्ट करते हैं, खुद पढ़ते हैं, तो वो इस डायरेक्शन में है। उसके लिए ये एपिसोड क्या था अगले 1-2 साल में? बहुत अच्छा सवाल है, और इससे कई चीज़ें आज के ज़माने के बारे में भी रिलेट होती हैं, क्योंकि एक मेनिया था। तो आपने जैसे बोला मम्मा का देखा, बट आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और आप फिर हर्षद मेहता के बारे में जानते हो, तो एक मेनिया डेवलप हुआ 1990 से लेके आगे तक कि हर्षद मेहता शेयर्स खरीद रहा है, वही शेयर्स चल रहे हैं। आज उसने ये वाले खरीद लिए तो ये वाले चल रहे हैं। तो यू वांटेड टू नो कि हर्षद मेहता क्या खरीदने वाला है नेक्स्ट। इन्फ्लुएंसर हर्षद मेहता था, और जी इन्फ्लुएंसर कि वो बताएंगे, वो अपना नाम बस लगा दे किसी शेयर पे तो वो शेयर वहां से डबल ट्रिपल होना ही होना है, चाहे वो शेयर में मुनाफा 1 रुपए का ना हो। तो इसकी अफवाहें भी बहुत उड़ती होंगी, बहुत उड़ती थी कि हर्षद ने कहा ले लो। तो ये जो जमाना है, और आज जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि SIP में पैसे आ रहे हैं, मैं जब मेरे जितने कजिन्स हैं जो जस्ट एजुकेशन अपना कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं, इमीडिएटली कॉल करते हैं कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है, कैसे करा जाता है। ये ट्रेंड हो गया लोगों का, यंगस्टर्स का, कि मार्केट में आते ही, मतलब जॉब मार्केट में आते ही उनको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है। और मेरी जो लड़की है जो पढ़ रही है, उनके फ्रेंड्स आके मुझे पूछते हैं कि मुझे तो अभी से इन्वेस्ट करना है, अभी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। तो मुझे याद उसी जमाने की आती है, क्योंकि लोग सोचते हैं ये शायद पहली बार हमारी दुनिया में हो रहा है, बट शेयर बाजार में जो भी आज हो रहा है या कभी भी हुआ है वो पहले हो चुका है। तो यू आर दैट I was there in that time, जो आज आपको सामने आ रहे हैं, आप भी थे वो कभी। Yes, मैं भी कह सकता हूँ मैं था। मैं अपने कॉलेज में दोस्तों को भी कुछ जान गया था बाद में, जो बाजार में इन्वॉल्व थे उस समय पे, हर्षद मेहता के समय पे। और उस समय पे जो हमने देखा वो शायद इस मूवी में, जो हर्षद मेहता की मूवी बनी, उसमें दर्शाया नहीं गया है। उसमें क्या दर्शाया गया है कि उसकी क्या स्टोरी थी, उसने क्या एक्सपीरियंस किया, और जो सुचेता दलाल ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, और इसमें से सत्य क्या निकला। जो नहीं दर्शाया गया है लोगों को कि उस जमाने में इन्वेस्टर्स क्या कर रहे थे, पब्लिक मूड क्या था, कितने लोग निवेश कर रहे थे। करेक्ट। उस जमाने में लोग बहुत निवेश कर रहे थे, मतलब हर नेबर निवेश कर रहा था अपनी डिस्पोजेबल इनकम का कुछ पार्ट, या उनको कि बच जाए पैसे तो करूंगा, या करना ही करना है। तो मैं रेशो देता हूँ, और ये डेटा शायद CMI का किसी का उस समय पे पब्लिश हुआ था। ऑलमोस्ट 20% ऑफ सेविंग्स एक समय पे मार्केट में आने लगा था। फिर वो डेटा पॉइंट्स अभी पूरे नहीं मिलते हैं, और आजकल हम लोग कह रहे हैं 5% भी हो गया था बीच में, फिर 7-8% तक आया। 20% 25% तक हमने आज तक नहीं देखा है। तो ये हुआ कैसे? तो इसके लिए थोड़ी जानकारी ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक शेयर बाजार को प्रमोट किया। सबसे पहले US 64 स्कीम था UTI का, उससे प्रमोट किया। उसमें लोगों को हर साल इनकम दी जाती थी, तो लोग को लगता था कि ये इनकम का जरिया है। किस तरह से होता था ये? हाउ डिड इट वर्क? किस तरह से काम करता? तो US 64 शेयर्स भी खरीदता था और कई डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी खरीदता था। तो हर साल उनमें से इट यूज्ड टू पे अ डिविडेंड, और लोगों को ये लगता था, और शुरू से ही मतलब वो डिविडेंड देगा ही देगा, उन्होंने ऐसा रूल बना लिया था। तो लोगों को लगता था कि ये स्कीम से तो पैसा आना ही है, चाहे कुछ भी हो, फिक्स्ड है ये, फिक्स है ये। तो फिर उस चीज को तोड़ने के लिए उन्होंने एक और स्कीम निकाली जिसका नाम था मास्टर शेयर। मास्टर शेयर प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड था, लिस्टेड था, इसलिए उसको शेयर्स का नाम दिया गया। ये लिस्टेड हुआ स्टॉक एक्सचेंज पे, और वो ऊपर नीचे घूमता था भाव उसका। इनफैक्ट हम लोग आज सोचेंगे कि भाव किसी का NAV से ज्यादा कम ज्यादा तो हो नहीं सकता। हर्षद मेहता के बूम में उसका भाव करीब 76-77 रुपीज मुझे याद है। अच्छा, क्योंकि खुद लिए थे हमने। हाँ। और 35 रुपीज का NAV। अच्छा, मतलब 35 रुपीज का NAV का शेयर 70 रुपए में ट्रेड हो रहा है। कंप्लीटली इलॉजिकल है, क्योंकि क्यों कोई खरीदेगा? एग्जैक्टली। बट मीनिया जो था हर्षद मेहता के टाइम का, ऐसा मीनिया था को सब लोग को सब शेयर खरीदते थे किसी भी भाव पे, क्योंकि कल तो ऊपर ही जाएगा।
That जाना was the- ऊपर ही है, जाना marketing- ऊपर ही ऐसा मेनिया बन गया था, चाहे वो हर्षद मेहता के नाम से हो चाहे वो दूसरे। तो एक समय पे तो ऐसा मेनिया था कि जितनी सिख कंपनीज हैं, क्योंकि हर्षद मेहता ने कुछ चुनिंदा सिख कंपनीज को खरीदा और उनको टर्न अराउंड किया, मतलब उनको लॉस में से प्रॉफिट में लेके आए। तो लोग ढूंढने लगे कि भाई अगली कौन सी सिख कंपनी है, तो ये भी ले लो, ये भी ले लो। 10 में से कोई एक चल गई तो हाँ, कोई भी चल, तो सभी चलने लग गए, जो कुछ नहीं कर रही थी वो भी चल रही थी। मेरे पापा ने कभी एक शेयर था IPISP सीमेंट करके, खरीद के छोड़ दिया था, उनको इंटरेस्ट ही नहीं था मार्केट में, 5 रुपए पे पड़ा हुआ था, कंपनी बंद, लॉकडाउन, कुछ 1 रुपए का प्रोडक्शन नहीं है, वो 5 रुपए से 60 रुपए हो गई थी लास्ट 3 महीने के हर्षद मेहता के बूम में। ओ माय गॉड। मैंने उनको बोला बेचो, बोला बच्चों का कौन सुनने वाला है। सब कुछ भी बकते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तेरे को क्या कंपनी में पता? कुछ नहीं है। you're youngest in the family। आई एम यंगेस्ट, हाँ। 2 brothers। बड़े भाई ने कह दिया तेरे से बड़े नहीं भाई होगा। तो इन्वॉल्व ही नहीं था, वो अब कहीं और था। ओके, बट आप जो बोल रहे थे कि बेच दो, आपका जो ये कमेंट था वो मार्केट के बेस पे आ रहा था, यस, आप ऐसे नहीं कह क्योंकि रहे थे। मीनिया दिख रहा है, और मीनिया कई तरीके से दिखता था कि गिरेगा बुजुर्गों ये को। वापस, हाँ, हाँ। नहीं, गिरेगा तो एक चीज है, हाँ बट जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि किताबें कुछ तो मैंने पढ़ी थी तब तक, कि क्राउड जो है, सब लोग जब खरीदते हैं, भाव बहुत ऊपर जाता है तो आपको बेचना है, नीचे जब बहुत आता है तो आपको खरीदना है। ओके, तो 1990 में जो गल्फ ऑयल क्राइसिस आया था, तब मेरा ऐसा ही दिल कहा था कि जब इतना ज़्यादा क्राइसिस के ऊपर भाव गिरे हैं, ओके, और उसमें US ने इराक के अंदर एंट्री करी थी, और फिर वो 3-4-5 महीने के बाद रिजॉल्व हुई, तो दैट वाज द आइडियल टाइम टू बाय, इस लॉजिक से कि जब सेंटिमेंट सबसे खराब है आप खरीदो। अब खरीदो। जो सेम उल्टा उसका सेंटिमेंट आप जाओ 1992 में, हर्षद मेहता के समय एवरीबडी वाज बाइंग, और वो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो आपको फिजिकली दिखता था। अब मैं कुछ आपको इसके एग्जांपल्स देता हूँ जो फैसिनेटिंग है बेसिकली। राइट। IPOs हफ्ते में करीब 10-15 IPOs होते थे। हर हफ्ते आई रेड इट चार्ट समवेयर कि जितने आईपीओ तब आया करते थे पूरे साल में, इधर पूरे दशक में नहीं आए शायद। उसके ठेले लगे रहते थे IPO फॉर्म्स के, मुंबई शहर के कोने कोने पे ठेले लगे रहते थे, और लोग वो फॉर्म्स ले लेके भरते थे, दुकानों में दे देते, दुकान वाले भी ब्रोकर बन गए थे, वो फॉर्म लेते थे, उस पर उनको कमीशन मिलता था, लोग फॉर्म भर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, शेयर्स लेने ही है, पैसा बन ही रहा है, कोई भी IPO ले लो। और कई बार कुछ कंपनियां ऐसी होती थी, लाइक शेडी हाँ, कंपनीज, बिल्कुल, कंपनी है भी नहीं, फ्लाई सिर्फ बाय नाम नाइट, है। यस, बहुत सारे फ्लाई बाय नाइट हुए उसमें, तो बहुत लोग फंसे इवेंचुअली, क्योंकि इसमें कुछ तो रिफॉर्म्स का भी रोल है। सी हर्षद मेहता का जो क्रेज है वो 1990 से थोड़ा बहुत शुरू हुआ, 91 में जो रिफॉर्म्स है उससे काफ़ी उछला हुआ है, क्योंकि 91 में उन्होंने जो लाइसेंस राज है उसको हटा दिया, मतलब हाँ। कोई भी कंपनी कितना भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी बहुत सारे रिफॉर्म्स थे। पहले ऐसा था कि IPOs में एक प्राइस फिक्स था, CCI थी, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, वो डिसाइड करती थी कि ये IPO 50 रुपए से ज्यादा में नहीं होगा। ये सेबी से पहले यही बॉडी थी हाँ, ना, ये CCI। बॉडी थी, यस, CCI। तो ये डिसाइड करती थी, तो इससे क्या होता था कि अच्छी कंपनियों के शेयर आपको अच्छे भाव में मिलते थे, हाँ, दे कुड महंगे नॉट होते थे। ओवर चार्ज यू। अच्छा, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक आईपीओ आज का, थोड़ा आइडिया हो अच्छा, जाएगा। तो एक आइडिया लेता हूँ, इट्स अ हिस्टोरिकल एग्जांपल या कि जोमेटो का आया था, बहुत लोगों ने बोला कि जोमेटो इज बहुत अभी आज इज की वेरी तारीख- एक्सपेंसिव। आज की तारीख के हाँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। बहुत लोगों ने बोला बहुत ही एक्सपेंसिव है। उस जमाने में अगर जोमेटो आता तो वो इस भाव पे IPO कर ही नहीं सकता था, क्योंकि फॉर्मूला था लिखा हुआ कि आपको किस प्राइस पे करना है, ये रेंज है, इसके अंदर ही करना है, बेस्ड ऑन योर फंडामेंटल्स, Based on your fundamentals. योर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग। योर फंडामेंटल्स। तो वो एक फॉर्मूला तो उन्होंने ये बना बहुत रखा अच्छा था। तरीका था, क्यों चेंज कर दिया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम? ऑब्वियसली अब आई मीन पेटीएम वाज वेल, ऑब्वियसली वाज वन ऑफ द वेरी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स 2100-2200 में। सिमिलरली तो ये चीजें तब नहीं हो पाती थी। तब नहीं हो पाती थी। तो इसका जब खुला हुआ तो देन एवरीबडी, एंड उन्होंने ये भी कर दिया कि कोई भी IPO कर सकता है, क्योंकि आपको लगता है आप एंटरप्रेन्योर हो, आप बाजार में आओ, आप इक्विटी रेज करो, चाहे आपका कोई बैकग्राउंड हो ना हो। तो दुकान भी IPO ला रही थी, ओके, ऐसा हो गया। तो कोई भी दुकान खोल के IPO ला रहा है किसी भी नाम से, उसका मतलब सीए के साथ बैठ के हाँ, बैठ बस के कुछ भी आप कंपनी बिजनेस प्लान बना के छाप दो, लोग पैसा लगा देंगे। एक ट्रेंड हो गया था, तो बहुत IPO आ रहे बट थे ये भर भर के। बबल कितनी देर तक चला ये वाला? कई साल तक चला, क्योंकि इट मे हैव स्टार्टेड विद हर्षद मेहता 91-92। हर्षद मेहता का जब केस हो गया, बाजार 60-70% गिरा, बट उसके बाद वहां से तो आप सोचिए, सेंसेक्स 4000, मुझे आंकड़ा भी सॉर्ट ऑफ याद है, 4546 का हाई बना था 1992 में, ओके, बॉटम बना था 1980।
ओह माय गॉड। वो पूरा मैंने देखा है, और तब से चार्टिंग मैंने एक ग्राफ पेपर पे एज अ स्कूल चाइल्ड, स्कूल बुक जो ग्राफ की पड़ी रहती है, ना कंप्यूटर था ना मेटास्टॉक ना कुछ, तो ग्राफ पेपर पे हम बनाते थे उसको, तो ग्राफ पेपर पे पूरा मैंने चार्ट बनाना शुरू किया। तो 1980 तक सेंसेक्स गिरा, अच्छा, और वहाँ 1980 से वापस 4546 तक गया है इन ड्यूरेशन ऑफ इन अ ड्यूरेशन ऑफ 2 years। मतलब 92 में हर्षद मेहता का केस हुआ, और 94 सितंबर में वापस हम लोग उसी लेवल तक पहुंच गए थे। और तब तक फिर से मिड कैप स्मॉल कैप्स का मीनिया हो गया, तो सब लोग खरीद रहे थे। अब उस समय पे भी आप इस मीनिया को देख सकते थे। 2-3 फिर से मैं एग्जांपल्स देता हूँ कैसे आप देख सकते थे मीनिया सामने से। तो तब तक मैंने दलाल स्ट्रीट जर्नल में काम शुरू किया था 94 में। जैसे मैं ऑफिस से निकलता था, भाव कॉपी जो कि शेयर्स की अभी तो भाव कॉपी ऑनलाइन आती है, उसको अभी भी वो लोग भाव कॉपी बोलते हैं BSE के साइट पे, बट इट वाज अ प्रिंटेड कॉपी जो कि एक्सचेंज के बाहर बिकती थी ₹1 में। अच्छा, ₹1 तब बहुत ज्यादा होता था उस हिसाब से, pretty expensive then. Yes, and not it was the cheapest, मतलब ₹1, इकोनॉमिक टाइम्स वाज ₹2, तो इकोनॉमिक टाइम्स से हाफ प्राइस हो गया, आप समझो। अच्छा, ओके। या ऑटो का ₹4 आप भरते हो तो ₹1, उस वैसा अगर आप हिसाब लगा। और ये भाव कॉपी में सारे के सारे स्टॉक्स के पूरे सब स्टॉक्स के प्राइसेस, सिर्फ प्राइसेस हम्म, का ये कॉपी जो है एक्सचेंज से लेके चर्चगेट रेलवे स्टेशन तक हर कॉर्नर पर बिकता था। ये इतना बिकने लगा कि इसकी कॉपी कैट पेपर्स भी आ गए 3-4, ओके, जो सिर्फ भाव दे रहे थे और वो बेच रहे थे, उसमें एड्स भी आ रहे थे, तो उनकी रेवेन्यू हो रही थी। अच्छा, ये जमाने में नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स आज भी नहीं होते, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स 10 से कम नहीं होंगे। रियली? आप अगर किसी न्यूज़पेपर स्टॉल पे जाओगे, आधा से ज्यादा न्यूज़पेपर स्टॉल फाइनेंशियल पेपर से भरा होगा। मेरे दो सवाल है यहाँ पे। पहला कि इतना अभी आज के इंडिया का पेनिट्रेशन 12-13 करोड़ डीमेट अकाउंट है, उसमें से 3.5-4 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट है, और इंडिया की पॉपुलेशन 145 करोड़ है। इस टाइम पे भी एक चल रहा है पिछले 4-5 साल से, पोस्ट कोविड से पहले इतना नहीं था। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हो कि भाव कॉपी बिक रहा है, स्पेसिफिकली एक चीज़ बिक रही है जो कि सिर्फ स्टॉक के प्राइस बताती है, और उसका भी प्रीमियम प्राइस है, मैं तो कहूँगा ₹1, जो कि बहुत सारे लोग अखबार नहीं पढ़ते होंगे, जिनको सिर्फ बिजनेस या स्टॉक मार्केट में होगा वही करते होंगे। तो ये ओपनली बिक रहा है और कॉपीज़ बिक रही हैं, मतलब एक नकली प्रोडक्ट भी रेडी हो गए उसके। तो लोगों में क्या क्रेज़ इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है अभी हर्षद मेहता का एपिसोड खत्म हो चुका है, उसके बावजूद रहा, और लोगों ने देख लिया है कि गिरा है मार्केट, तो लोग भागे भी होंगे स्टॉक मार्केट छोड़ के। तो कई लोग 1992 में बेच नहीं पाए क्योंकि बहुत ही जल्दी गिरा बाजार। कुछ लोगों ने बेचा होगा, कुछ लोगों ने नहीं बेचा होगा, क्योंकि ट्रेडिंग माइंडसेट काफ़ी कम था लोगों का, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट ज़्यादा था उस समय पे जो लोग बाजार में आए। क्योंकि ट्रेडिंग तो आप करी ना, 1 घंटे का ट्रेडिंग होता है, सुबह भाव दो शाम को भाव दो, इंट्राडे तो भूल ही जाओ। पोजिशनल कुछ लोग 1 महीने में लिया, 3 महीने में बेचे, वही होता था ट्रेडिंग। वो मैंने जैसे ट्रांसफर की स्टोरी बताई, लोग खरीदते थे, अगर ट्रांसफर डेट नहीं है ये 2 महीने में बेच दिया बिना ट्रांसफर करे, किसी और को दे दिया, तो ये होता था ट्रेडिंग। तो इससे ज्यादा जब सब लोग निवेश ही कर रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा बाजार गिर गया लोग उसको रखे रहते थे कि चलो बढ़ेगा तब बेचेंगे। बट 1992 का जब बॉटम मैंने बताया 1980 हुआ था, क्यों लग गई थी यूटीआई में पैसा डालने की, तो द मेनिया जो पहले का था वो हटा नहीं था पूरी तरह लोगों के दिमाग से। तो बहुत ज्यादा जब बाजार गिर गया था तो लोगों ने बहुत सारे पैसे यूटीआई फंड में डाले, और वो पैसे वापस बाजार में आए, और इसलिए बाजार वापस उठ के ऊपर तक पहुंच गया डिस्पाइट द हर्षद मेहता एपिसोड। तो अब ये मेनिया मैनिफेस्ट होके कहाँ दिख रहा था, आईपीओ बाजार फिर से हॉट हो गया, फिर से वो 10-10 आईपीओ हो रहे थे। तो 94 में मैंने जब ज्वाइन किया तो दलाल स्ट्रीट जर्नल का आईपीओ डिपार्टमेंट था, वहाँ हर हफ्ते हम लोग 10-10 आईपीओ के रेटिंग्स कर रहे थे कि हाँ इसका ये रेटिंग है, इसका ये रेटिंग है। अच्छा, तो दैट वाज आपका काम, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। अच्छा, तो रेटिंग किस बेस पे करते थे आप? तो 10 पैरामीटर्स कुछ उन्होंने ब्रॉड निकाले थे, जो पूरे बिजनेस को अलग अलग एंगल से स्टडी करते हैं। मैं उसमें और भी डेप्थ में जाता था, जितना डेप्थ वो नहीं बोलते थे उससे भी ज़्यादा जाता था, कहते इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बट आई यूज्ड टू फील द नीड कि हर एंगल को रेट करके उसके भी सब रेटिंग्स करके एक रेटिंग निकालो। तो एक 1 to 10 के स्केल पे हम लोग रेटिंग दे देते कि 5 या 6 या 7, उस हिसाब से फिर लोग सोचें कि उनको निवेश करना है कि नहीं करना है। तो उस समय में भी पीई रेशियो या एक तो आपने 3 स्टेटमेंट्स देख ली, 3-4 डॉक्यूमेंट्स देख लिए, उसके बाद ये रेशियोज निकालते थे तब भी? बिल्कुल, तो ये रेशियोज कई सॉफ्टवेयर तब तक आने लगे थे 94 तक। अच्छा, सम ऑफ द पॉपुलर वंस वाज फ्रॉम CMI प्रोविस करके,
फंडामेंटल के साइड पे। दलाल स्ट्रीट जर्नल खुद मेटा स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो दैट वाज द चार्टिंग सॉफ्टवेयर जो पहली बार मैंने उधर इस्तेमाल किया। अच्छा, सो डेटा वाज अवेलेबल, पी रेशियो एंड प्लस अगर आप इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग एंड यू डिडंट हैव दिस सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टर्स को ये डेटा मिल जाता था मैगजीन से। कैपिटल मार्केट, दलाल स्ट्रीट जर्नल जैसी जो मैगजीन्स है, हर महीने उसमें पूरा डेटाबेस आता था फंडामेंटल्स का, अलॉन्ग विद पी रेशियोज, प्राइस, सबका इंडस्ट्री वाइज। तो आप कंपेयर कर सकते थे कि हाँ ये कंपनी इस इंडस्ट्री में क्या पी है और मेरे कंपनी का कितना है। तो ये सब तो आई यूज्ड ये टू अवेयरनेस थी लोगों में कि मुझे पीई रेशियो देखना है। हाँ थी, यस उनको कैसे पता था कि, क्योंकि तब कोई पढ़ाने वाला या समझाने वाला, थे, बुक्स यूट्यूब, इंटरनेट, किताबें किताबें थी। कितना को पेनिट्रेशन होगा किताबों का भी? यस, देयर वाज, बिकॉज मैंने खुद किताबें पढ़ी। ग्रोवेल करके, गरेवाल करके, देयर वाज अ सीए, ही हैड रिटन मेनी बुक्स, आई रेड सम ऑफ देम व्हिच वाज अबाउट इन्वेस्टिंग, कि कैसे आपको पी रेशियो के बेसिस पे इन्वेस्ट करना है, कम पी रेशियो का क्या मतलब होता है, हाई पी रेशियो का क्या मतलब होता है, सब किताबें थी। प्लस फॉरेन बुक्स भी मिलती थी सस्ते में, किससे, जो कि आज भी शायद ये पब्लिशर है, विजन बुक्स करके। ओके, विजन बुक्स जो पब्लिशर है, वो फॉरेन बुक्स सबसे सस्ते भाव में इंडिया में बेचता था, जो बाहर 2000 रुपये में या 200 रुपये में, क्योंकि इंडिया में मार्केट नहीं था उनके लिए, तो फॉरेन पब्लिशर्स इंडिया में आते नहीं थे, तो इनको दे दिया था लाइसेंस कि ठीक है आप इंडिया में बेचो जो भी भाव में। तो लोग इंडिया में प्रिंट करके सस्ते में बेचते थे, तो यू कुड एक्चुअली गेट एक्सेस। आई कुड बाय मार्टिन प्रिंक की किताब मैंने 200-150 रुपये में खरीदी थी, जो कि आज 2,500 से कम में नहीं मिलेगी। तो अगर आज हम सेबी रिपोर्ट निकालता है, चलो वो एफएनओ की रिपोर्ट निकालता है कि 89% ट्रेडर्स लॉस में हैं, और उस समय तो थे ही इन्वेस्टर्स, तो कैन वी बहुत दूर से क्या हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो लोग थे वो नुकसान में कभी छोड़ते ही नहीं थे स्टॉक, वो ज़्यादातर प्रॉफिटेबल रहते थे, और जब तक प्रॉफिटेबल ना हो जाए तब तक दे वुड स्टे इनटू द पोजीशन? यही माइंडसेट था। सो दिस इज वेयर द टर्निंग पॉइंट इज ना, ओके, कि 1994 के बाद जो मंदी का दौर आया, तब तक पब्लिक ने बहुत ही लार्ज स्केल में मिड कैप शेयरों में पैसे लगा दिए थे। और जो मैंने आपको यूटीआई की भी स्टोरी बताई, मास्टर प्लस के बाद आया मास्टर गेन प्लस, ये सब मिड कैप्स में पैसे न लगाने लगे। इवेंचुअली 2-3 साल में सबके एनएवी 70% नीचे हो गए थे। तो जो प्री हर्षद मेहता बूम फेज था, उसमें लोग इतने उत्साहित हो गए, तो लोग इतना बिलीव करने थे कि इक्विटी में आप नीचे भी लोगे तो पैसे तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आपने मंदी का दौर कभी देखा ही नहीं है। 94 से लेकर 2000 तक जो मंदी का दौर आया, उसमें कई कंपनियां बंद हो गई, डीलिस्ट हो गई, गायब हो गई, सच्चाई सामने आ गई। यूटीआई म्यूचुअल फंड 2000 तक बंद होने तक आ गया। US 64 स्कीम इटसेल्फ बंद हो रही थी। अच्छा, ओके, ये मार्केट को लेके जब ये करेक्शन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ मार्केट का, तो मार्केट को लेके परसेप्शन जो कि उन्होंने अपने अगली जनरेशन को बतानी थी, वो एक बनी होगी, एक नेगेटिव परसेप्शन। एंड मेरा दूसरा सवाल, आई कनेक्टेड टू दैट, उस टाइम पे आपका या आपकी जनरेशन का हर्षद मेहता को लेके क्या परसेप्शन था कि व्हाट इज ही दैट काइंड, किस काइंड ऑफ गाय, किस तरह का इंसान है ये, अच्छा बुरा, इग्नोर, किस पाइड पाइपर, ओके, बैक पाइपर, वो जो लोगों को यू नो अपनी, तो सी देयर वाज अ केस ऑफ लार्ज मिडिल क्लास इन इंडिया। द मिडिल क्लास फीलिंग वाज कि ये आदमी हमें गरीबी से अमीरी तक ले जाने के लिए आया है। Okay. This was the kind of feeling. People were pro Harshad Mehta. They were not hate. They were happy that what he is doing. He was like an icon. People are happy कि जो कर रहे हैं अच्छा कर रहा है। अच्छा, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट से मैं पैसा कमा पा रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा इंसान और हम लोग को पैसा कमाने दे रहा है ये, तो he is doing something which is good for the masses. क्या लोगों का ये परसेप्शन फ्रॉम दूर से देखे सही था कि क्या ये सच में ऐसा हो रहा था, या सच में जिस तरह से पाइड पाइपर ने उन लोगों के, उन जानवरों के साथ किया था, वैसा हो रहा था? क्योंकि उन्होंने कभी पब्लिक का पैसा नहीं लिया। इवन आफ्टर हर्षद मेहता इज गोइंग अवे, यू विल नॉट हियर एनीथिंग नेगेटिव अबाउट हिम। ओके, मेरे को यहीं पे रोकना है आपको। जिस तरह से पाइड पाइपर का सिर्फ खाली म्यूजिक बजाते रहना और कोई पीछे ना आए, देयर इज नो पावर टू पाइड पाइपर टिल देयर नोबडी इज फॉलोइंग इट। समबडी फॉलो तो सब कर रहे थे, वो जो खरीद रहा है वही खरीदना है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो लोग सिर्फ जो हर्षद मेहता टच कर रहा है सब उसके पीछे आ रहे, अगर वो ना आते तो हर्षद मेहता हैड नो पावर। हर्षद मेहता में वो पावर नहीं थी ना, जस्ट बिकॉज पीपल आर फॉलोइंग हिम। एक नेटवर्क इफेक्ट, एक सर्कुलेटिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा था। दैट्स द ओनली थिंग दैट वाज देयर। ये सच में नहीं था कि हर्षद मेहता
यू नो आई एम गेटिंग टू, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर्षद मेहता ने बोला तो वॉल्यूम आया उस स्टॉक में, पर वॉल्यूम आया तो हर्षद मेहता का नाम भी बन रहा है कि हर्षद मेहता ने बोला है इसलिए वॉल्यूम आया, और वॉल्यूम आया तो हर्षद मेहता का नाम और बढ़ रहा है। तो दिस इज टोटली कनेक्टेड। जितना लोगों को हर्षद मेहता की जरूरत थी उतना ही हर्षद मेहता को लोगों की भी जरूरत थी उस स्टॉक में वॉल्यूम लेके आने के लिए, क्योंकि एसीसी का अगर उसने स्टॉक उठाया है तो उसके लिए उसको चाहिए लोग कि मैं बोलूँ तो मेरे पीछे लगाओ यार, नहीं लगाते तो नहीं उठता स्टॉक। वो बात सच है काफ़ी हद तक। और शुरुआत तो सी ऐसी होती है कि आप पहले कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करते हो, आपका नाम बढ़ता है, उसके बाद एक मीनिया डेवलप होता है जब सब लोग व्हेन इट इज सेल्फ रीइंफोर्सिंग, जो आप बोल रहे हो कि वही चीज आपको रीइंफोर्स करती है और वही चीज आप करते हो, फिर इट इज एक गोल चक्कर है। तो बाद में तो गोल चक्कर वही है। और बट जनरल परसेप्शन वाज, बट परसेप्शन लोगों का आज तक आप देखो ना, किसी से कोई भी नेगेटिव नहीं बोलता है, क्योंकि फीलिंग ही वैसी थी कि इस आदमी ने कुछ अलग किया, क्योंकि लोगों का पैसा नहीं, वो बैंक थी। जो फ्रॉड केस आया और वो फ्रॉड भी प्रूव नहीं हुआ कोर्ट में इवेंचुअली, बैंकों के जो लूपहोल्स थे उसमें से उसने पैसे निकाल के शेयर खरीदे। इट्स अ सॉर्ट ऑफ लीवरेज उसने लिया, जो कि शायद नहीं लेना चाहिए था बट ले लिया क्योंकि वो लूपहोल था। तो लीवरेज लेने पे भी लोगों को बुरा नहीं लगता है, हाँ अच्छा है उसने कुछ अच्छा ही किया लेके। एग्जैक्टली, आई डोंट नो क्यों ऐसा परसेप्शन था, ओके बट ऐसा ही परसेप्शन था कि उसने अच्छा किया। लूपहोल है, अगर कोई समझदार है उस लूपहोल का फायदा उठा रहा है। वी डोंट नो कि जो बड़े बड़े एफपीआईज या डीआईआईज या बैंक्स हैं वो भी कौन से लूपहोल जानबूझ के रहने देते हैं सिस्टम में ताकि दे कैन टेक एडवांटेज इवन टुडे। तो अगर वो एडवांटेज ले सकते हैं तो व्हाई कांट अ नॉर्मल रिटेल गाय कैन डू दैट? वो भी तो कर सकता है। सो व्हाट अ रिटेल गाय शुड रियली फोकस ऑन, ओके, जो कि मैंने अपना पूरा समय बिताया है पहले सीखने में और लोगों को सिखाने में बिता रहा हूँ, कि आप बाजार को लिखने और पढ़ने का तरीका समझें। okay. और इसको आज के ज़माने में जितना हमें डेटा मिल रहा है, डेटा के हिसाब से कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ फिर से, उस टाइम की भी और आज के भी। अब उस टाइम पे मुझे कैसे पता चलता कि पूरी क्राउड जो है वो बाजार के पीछे भाग रही है? तो एक और इंडिकेशन दूंगा। भाव कॉपी लिया और चर्चगेट स्टेशन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाके मैं बैठ जाता हूँ। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और ये भरा हुआ कंपार्टमेंट है। अच्छा, ये भरा हुआ है? हाँ, भरा हुआ कंपार्टमेंट फर्स्ट क्लास का, सब लोग बैठे हैं। 5 मिनट बाद आप बस मुंडी ऊपर करके देखेंगे, सबके हाथ में भाव कॉपी है और सब भाव पढ़ रहे हैं। अपनी अपनी भाव कॉपी सबके पास है सबको। तो दिस इज जो आज ये है, कल वो था। एग्जैक्टली, वो आपको दिख रहा था क्योंकि इट वाज नॉट अ डिजिटल पीरियड। तो आपको दिखता था कि मीनिया किस हद तक है, सब लोग इन्वेस्टेड हैं, नहीं तो क्यों सब लोग भाव कॉपी खरीद के पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट या तो है या होना चाहते हैं। तो ये चीज मैंने खुद आंखों से देखी हुई है। अब ये चीज मैं आज कैसे मेजर करूं? तो आज मुझे जो एक्सचेंजेस से डेटा आ रहा है, डेरिवेटिव्स का डेटा आता है, पुट्स और कॉल्स में क्या ओपन इंटरेस्ट है, पार्टिसिपेंट वाइज डेटा आता है कि एफआईएस ने लॉन्ग शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर्स में कितना किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में कितना किया है, डीआईआई ने कितना किया है, क्लाइंट ने कितना किया है। और इसी चीज को मैं अगर विजुअली देखूं चार्ट्स पे, तो मैं ये बता सकता हूं कि जो क्राउड है, जो पब्लिक है या कोई भी हो, सी पब्लिक का जरूरी नहीं है कि इट इज ओनली रिटेल क्राउड, एफआईएस आर आल्सो अ क्राउड। बाजार में क्राउड जहां पे भी पैसा एकत्रित हो गया वो क्राउड है। तो सब लोग अगर एक ही तरफ पोजीशन लेते हैं तो बाजार घूमता है। और इन डेटा पॉइंट्स को जो बाजार से हमें मिल रहे हैं, इनको अगर हम लोग सही तरीके से स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये बाजार किस तरफ घूमने वाला है, क्या बहुत ज़्यादा एक तरफ जा चुका है तो यहाँ से घूमने की उम्मीद है। और ट्रेडर्स उस चीज़ का, फिर ट्रेडर्स भी और इन्वेस्टर्स भी एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि कुछ डेटा पॉइंट्स है जो लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स है जो शॉर्ट टर्म होते हैं, और इन अलग अलग डेटा पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से हम लोग स्टडी करके एक अपना आइडिया बना सकते हैं कि बाजार कहाँ जाएगा, क्या होगा, कैसे हमें फिर स्ट्रैटेजाइज करना है। आपको पता लग गया कि मार्केट का रुझान या झुकाव किस तरफ है और किस तरह के लोग कितने पैसे के साथ, कितनी वॉल्यूम के साथ कहाँ खड़े हैं। तो एज ऑफ नाउ फ्रॉम अ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, ये कोई भी नॉर्मल ट्रेडर कहाँ से देख सकता है? एनएससी की वेबसाइट पे सब कुछ पड़ा रहता है? नो, सो डेटा, रॉ डेटा, हाँ, रॉ डेटा एनएससी के वेबसाइट से मिल रहा है हर दिन। बट इसको डेली प्लॉट करके विजुलाइज करना इज द हार्ड वर्क, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। सालों तक हमने एक्सेल पे किया, ओके, वेदर इट इज ब्रेथ डेटा में
मतलब 94 से मैं एडवांस डिक्लाइन जो बीएससी का आता था, ग्रुप वाइज ही, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप पूरे के काट के उसके रखे थे, फिर उसको लिखते जाता था। फिर 2000 से एक्सेल शीट जब शुरू हो गई तो 2000 से आज तक का 20-25 साल का एक्सेल शीट पे पूरा डेटा है। तो इस चीज़ को स्टडी फिर हम लोग कर करके समझ में आता है कि देखो पास्ट बुल मार्केट में ऐसा हुआ, पास्ट बेयर मार्केट में ऐसा हुआ, तो इस चीज़ को फिर इसका मतलब क्या है। कोई एक छोटा कोई केस स्टडी, कोई मिनी एग्जांपल हो कि कोई डेटा पॉइंट आप देख रहे हो, यू आर सीइंग ए ट्रेंड आइदर वे, उसके बेस पे आपने का कोई पोजीशन ली इस चीज़ को, या सिर्फ एनालिसिस ही काम था आपका? नहीं, पोजीशन जरूर लेंगे क्योंकि बाजार में हम लोग कमाने ही आए। हाँ, तो कोई ऐसा एक एग्जांपल दे सकते हैं कि इन डेटा पॉइंट से, ऐसा छोटा सा एग्जांपल हो चाहे कि मैंने ये 3 चीज़ें देखी एंड देन आई वैलिडेटेड ऑन द चार्ट्स और फंडामेंटल्स में या मैक्रो लेवल पे वेयर एवर, एंड देन मैंने इस तरह का ट्रेड लिया। आपको स्टॉक बताने की जरूरत नहीं है, मैं फ्रॉम ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं इंडेक्स का ही बता देता हूँ, तो इट्स नॉट इवन अ स्टॉक। ओके, इंडेक्स में जब हम लोग FII पोजीशनिंग देखते हैं, पूरी हिस्टोरिकल पोजीशनिंग, ओके, तो कोविड की क्रैश में FIS का शॉर्ट पोजीशन था 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, उसके बाद काफी तेजी आई एंड दैट वाज द हाईएस्ट शॉर्ट पोजीशन। अच्छा, उन्होंने हर मार्केट में रखा होगा इतना शॉर्ट पोजीशन, हाई रखा होगा। हाँ, मतलब ये हाईएस्ट था, इतना कभी हुआ नहीं था, इतना कभी नहीं हुआ था। पहले के ओकेजन्स में करीब आई थिंक 1 लाख तक आया था, 1,20,000 तक मैक्स शायद आया होगा, तो ये उससे भी ऊपर चला गया था। और तब सेबी ने बैन लगाया कि नहीं और शॉर्ट नहीं कर सकते, तो 12 मार्च के बाद फिर शॉर्ट पोजीशन बढ़ा नहीं। तो इस तरह का एक एक्सट्रीम पोजीशन, अच्छा ये तो कोविड था और इसमें सेबी ने भी बैन लगाया, तो इसको हम छोड़ देते हैं। पूरी तेजी के बाद जब करेक्शन आया, अभी इनफैक्ट ये साल में सबसे रीसेंट एग्जांपल लेते हैं, मार्च 2023 बाजार गिरा था 16,800 तक। वहां पे FIS का आई थिंक हाईएस्ट शॉर्ट पोजीशन हो गया था 1,96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि पिछली वाली को सुपरसीड कर गया। या सुपरसीड कर गया। ओके, तो जब इतना बड़ा शॉर्ट पोजीशन है तो हम वहां मानते हैं कि ये पूरा शॉर्ट कवर होएगा और यहां से हमें ऑपोजिट तेजी करनी है। सो दिस इज अ bang on example of what we would have done in March of 2023 is going long in the market, कि यहाँ से लॉन्ग करना ही है क्योंकि जब तक ये कवर नहीं होता है। FI ने मान लो 1,96,000 का शॉर्ट पोजीशन लिया, व्हाट टाइम ड्यूरेशन, इसमें टाइम ड्यूरेशन का प्ले आता है कुछ के इतने समय बाद लॉन्ग पोजीशन लेनी शुरू हो जाएगी, या दिस इज द टाइम टू टेक द लॉन्ग पोजीशन? सो ऑफ कोर्स हम लोग इसको 2-3 पैरामीटर से वेरीफाई करते कि चलो शॉर्ट तो हो गया, क्योंकि शॉर्ट हाईएस्ट शॉर्ट तो 180 पे भी होता है, 190 पे भी होता है, तो साथ साथ में हम लोग भाव देखते हैं कि भाव में क्या हो रहा है, इज इट मेकिंग लोअर हाईज एंड लोअर लोज, जो कि क्लासिक बेसिक डाउ थियरी है, या किसी मोमेंटम इंडिकेटर से वेरीफाई कर सकते हैं कि जब इतनी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन हुई है तो नेक्स्ट जब बाई सिग्नल आएगा, ओके, किसी भी इंडिकेटर पे या डाउ थियरी पे रिवर्स होता है कि प्रीवियस हाई के ऊपर भाव चला जाता है, तो इन इंडिकेशंस को इग्नोर ना किया जाए। ओके, तो स्टैंड अलोन सिर्फ पोजीशन पे हमें ये पता है कि यहाँ पे हमें तेजी करनी है, पर तेजी का एग्जीक्यूशन चार्ट्स के बेसिस पे होगा। तो चार्ट्स की थोड़ी बहुत स्टडी, थोड़ी बहुत जानकारी अगर है कि किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, तो देन यू आर एबल टू एग्जीक्यूट। बट डोंट यू थिंक कि ये थोड़े रेयर इवेंट्स हैं जहाँ पे हमें पता लग गया कि इतना हैवी पोजीशन शॉर्टिंग पे FI ने बनाया है, वो साल में एक आधी बार या 2 साल में एक आधी बार होगा। नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए इन अ सेंस, अगर इफ यू से किसी ट्रेडर को डेटा पॉइंट्स को देखना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ ट्रेडर्स, उसमें योर स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स कहाँ पे प्ले में आता है? सो दिस गोज अ लिटिल मोर डीप कि हमने कई ऐसे सेंटिमेंट इंडिकेटर्स और टूल्स बनाए हैं, okay, जो कि शॉर्ट टर्म में भी मीडियम टर्म में भी काम आ सकते हैं। इसको स्ट्राइक नामक प्लेटफॉर्म पे मैंने डाला है, जो कि हमारा इन हाउस प्लेटफॉर्म है, नाउ पब्लिक कैन यूज इट विद अ सब्सक्रिप्शन। देयर इज अ ट्रायल आल्सो, 7 डे ट्रायल विच पीपल कैन ट्राई एंड सी कि क्या है। तो इसमें हमने सेंटिमेंट इंडिकेटर्स को ऐसा सेग्रीगेट किया कि आपको अगर शॉर्ट टर्म के ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशंस चाहिए तो हम लोग डिफ्यूज कर सकते हैं। डिफ्यूज का मतलब है कि मोमेंटम इंडिकेटर अक्रॉस अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, जैसे कि मैंने FNO स्टॉक्स का बास्केट ले लिया और मैं उस पर रीड कर रहा हूँ कि मोमेंटम जो है ये सब FNO स्टॉक्स पे घट रहा है कि बढ़ रहा है, और किस परसेंटेज में, मतलब कि 70% ऑफ द स्टॉक्स में बढ़ रहा है या 60% ऑफ द स्टॉक्स में बढ़ रहा है, और इस चीज़ को मैं प्लॉट कर दूँ
कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स आर शोइंग कि मोमेंटम मेरा बढ़ रहा है। ठीक है। तो जब ये परसेंटेज रेशियो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब सिंगल डिजिट्स में, अच्छा, इतना कम? हाँ इतना कम, 7%, 6%, इसका मतलब है कि बाजार या तो आज या नहीं तो कल बॉटम हो चुका है। और ये शॉर्ट टर्म 5-6 दिन वाले जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए। अच्छा, Okay. बॉटम आ चुका है। हाँ, अब यहाँ और ये से कई बार होता है, फिर हर महीने ऐसा साइकिल आएगा ओके। जो बार बार ओवरसोल्ड होगा। रेयरली महीने में 2 बार भी हो सकता है, बट एक बार तो हो ही जाता है, क्योंकि बाजार वन वे तो चलता नहीं है। एक बार रैली होती है फिर पुल बैक आता है, तो महीने 2 महीने में बार बार यू विल गेट मल्टीपल ओकेजन्स। तो साल में कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं। सिमिलरली जब वो 90% के ऊपर है तो वी ऑल्सो फील कि वहाँ पे रुक सकता है। अब रुकेगा कि गिरेगा, दीज आर 2 डिफरेंट आउटकम्स ऑब्वियसली, बट इट टेल्स यू कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ एक्शन है। कुछ एक्शन है। ओके, तो या तो 2 दिन रुक के फिर वापस चलेगा या फिर गिर के वापस चलेगा। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप एंट्री एग्जिट इन चीज़ों पे कर सकते हो। तो ऐसे इस तरीके के टूल्स हमने अलग अलग टाइम फ्रेम के लगा के रखें कि जो टाइम फ्रेम आपको ट्रेड करना है उस हिसाब से आप सेंटिमेंट पढ़ रहे हो, क्योंकि जब आप देख रहे हो कि बाजार में सब स्टॉक्स का मोमेंटम क्या है, आप एसेंशियली सेंटिमेंट पढ़ रहे हो बाजार का, कि पूरी तरह तेजी में सब कुछ भाग रहा है कि कुछ ही चीजें भाग रही हैं। और क्या ये एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया भी है कि जो कुछ कुछ चीज़ें भाग रही हैं उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा दो, या यू नीड टू लुक इट एट एज ए ग्रुप और समथिंग? नहीं, तो सी ये तो सेंटिमेंट मेजर की बात करी मैंने कि बाजार का हाई लो कहाँ है, जनरल, तो वहां पे हम लोग इसमें नहीं जाएंगे कि कौन से शेयर वीक हैं या स्ट्रांग है। ठीक है। वो प्रोसेस आता है जब आपको स्टॉक्स ढूंढने, अगर मुझे अभी इंडेक्स अच्छा इंडेक्स मुझे तेजी लग रहा है, मुझे स्टॉक्स ढूंढने, तो स्टॉक्स ढूंढने के लिए मैं फिर देखूंगा कि अगर बाजार में करेक्शन आ रहा है, 10 दिन से बाजार गिर रहा है, इन 10 दिनों में कौन से ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया, और ये चीज मैं पता लगा सकता हूँ क्या इंस्टेंटली। तो ये भी पॉसिबल है, आप सिंपली उसमें कस्टमाइज डेट डाल दोगे। ओके, तुम्हारे जो हीट मैप्स हैं स्ट्राइक पे, उसमें मैं अगर कस्टम डेट्स डालता हूँ कि इस तारीख से इस तारीख तक क्या परफॉर्मेंस था अक्रॉस सेक्टर्स एंड अक्रॉस स्टॉक्स, तो वो लिस्ट आ जाती है सामने। तो उसमें फिर जो टॉप स्टॉक्स हैं, अगर मैं, क्योंकि मंदी का दौर है, मैं कह रहा हूँ करेक्शन आ रहा है और मुझे तेजी के स्टॉक्स ढूंढने, तो टॉप परफॉर्मिंग जो 10 स्टॉक होते हैं उन पे मैं ध्यान देता हूँ कि चलो ये टॉप परफॉर्मिंग बेस्ट है, इसी में सौदा मारना है। अब इन 10 स्टॉक के एक एक चार्ट खोल के मैं देखूंगा कि किसका सेटअप अच्छा है, जो कि सपोर्ट के पास है। ओके, या तो किस टाइम पीरियड के सपोर्ट में देखूंगा मैं? डेली चार्ट्स पकड़ लेता हूँ, ताकि क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे बोला कि 10 दिन का करेक्शन, तो इट्स अ शॉर्ट टर्म सेटअप। अगर यही चीज मैं 3 मंथ के करेक्शन पे रन करता तो शायद इन्वेस्टर के लिए काम आता, देन आई मे लुक एट वीकली सेटअप आल्सो। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर 10 डेज का करेक्शन देख रहा हूँ तो डेली सेटअप पे मैं डेली चार्ट खोल के देखूंगा कि या तो वो 20 डे एवरेज के सपोर्ट पे है, या 40 डे एवरेज पे सपोर्ट पे है, या बॉलिंगर बैंड के सपोर्ट पे, या ट्रेंड लाइन है कोई वो सपोर्ट पे है। तो कोई सपोर्ट पे इन 10 स्टॉक में से कौन सा है जो सपोर्ट पे मुझे मिल रहा है, या जिसपे मोमेंटम इंडिकेटर अभी अभी बाय दे रहा है, उस स्टॉक को फिर पिकअप करो वहां से। क्योंकि आउट परफॉर्मिंग तो वो आ गया, अभी सिर्फ ये सोच विचार करने की है कि रिस्क रिवॉर्ड किसका अच्छा है, क्योंकि जो स्टॉक ऊपर है वो मैं पुल बैक पे ले सकता हूँ। तो आई कीप द 10 स्टॉक्स ऑन माई रडार कि हाँ इन स्टॉक्स में मुझे पार्टिसिपेट करना है। कहाँ पार्टिसिपेट करना है? जो भी सपोर्ट पे मुझे मिल जाए, जो ऊपर है उसका मैं इंतजार करूँ कि नीचे आए, और जो नीचे आया है उन 10 स्टॉक्स में उसको मैं ले सकता हूँ। तो ये बहुत ही क्विक फिल्ट्रेशन हो गया पूरे बास्केट में से कि बेस्ट आइडियाज कहाँ पे हैं और कैसे देखने हैं। अभी आप बोलेंगे इसका कोई रिसेंट एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और कोई भी रन कर सकता है कि सितंबर में इस साल 2023 में करेक्शन आया, एग्जैक्ट निफ्टी का लेवल नहीं ध्यान में आ रहा है मेरे, बट वो सितंबर से लेके एंड ऑफ अक्टूबर तक बाजार गिरा था। ओके, गिरा, फिर थोड़ा बाउंस आया, फिर वापस गिरा। अक्टूबर 25 पे करीब बॉटम हुआ है बाजार का 18,800 पे। अच्छा, इस पीरियड का, इस 1 मंथ के पीरियड का अगर मैं फिल्टर करूं कि बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स क्या थे, सब एनएसई इंडाइसेस पे टॉप सेक्टर आता है निफ्टी सीपीएसई, मतलब पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, और सेकंड आता है रियलिटी, थर्ड आता है स्मॉल कैप। तो ऑलरेडी उस टाइम पे जब बाजार इतना गिरा, मोर देन 1000 पॉइंट्स का करेक्शन आया, उसमें ये 3 सेक्टर्स वर द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स, मतलब ये गिर ही नहीं रहे थे या बाजार के अगेंस्ट बढ़ रहे थे। तो ऑटोमेटिकली इट मीन कि इस करेक्शन में मुझे इन सेक्टर्स में ही पैसा लगाना है।
करेक्ट। और फिर मैं वही काम दोबारा इनके चार्ट्स खोल के देखूंगा, Yes. जो कि द टूल दैट यू आर टेलिंग वो अपने आप से पहले से ये फिल्टर करके दिखा देगा, स्टॉक्स लेवल पे दिखा देगा Yes. कि किस पे ध्यान देना चाहिए। तो कैन आई भी लाइक मैं थोड़ा कस्टमाइज कर सकता हूँ इन चीज़ों को जब मैं फिल्टरिंग कर रहा हूँ, Yeah. कि 10 निकालूं या 3 निकालूं या 20 निकालूं? वो पूरा लिस्ट देगा आपको। अच्छा, यू कैन चूज, आई एम सेइंग कि जो टॉप पे हैं उनमें से मुझे 3 लेने तो 3 लो, 10 लेने तो 10 लो, दैट इज अप टू यू। अब इसको इसके आगे प्राइस सेक्शन या कुछ इंडिकेटर लगा के कुछ स्ट्रेटजी नहीं बनानी है? तो वही मैंने बताया कि सेकंड लेयर है, राइट? अच्छा, ये कि second मैंने layer। 10 स्टॉक ले लिया, अब उन 10 स्टॉक में बेस्ट मुझे क्या लगता है, दैट इज बेस्ड दैट ऑन इज माय। बेस्ड ऑन योर प्राइस सेटअप, कि आप कौन सा सेटअप फॉलो करते हो। अच्छा अच्छा, एक fair। मैं अपना सेटअप फॉलो कर सकता हूँ, आप दूसरा भी लगा सकते हो, कोई भी सेटअप, कि इन 10 स्टॉक्स में आपको बेस्ट क्या लग रहा है अपने सेटअप पे, वो आप उसको फिर लेने की कोशिश करेंगे। गॉट इट। तो बेसिकली द वे टू यूज दिस इज कि मार्केट में 4000 5000 स्टॉक्स हैं, उसमें से मेरे को डिपेंडिंग के आज की मार्केट कंडीशन के हिसाब से पिछले कुछ दिनों के मेरे को फिल्टर करके स्कैनर करके स्टॉक मिल जाएंगे, एंड देन आई कैन पुट माई स्ट्रेटजी ऑन टॉप ऑफ इट बेस्ड ऑन कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है या मेरे को स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना है। ओके, मतलब आप आज का 24-25 साल का लड़का ये चीज़ें यूज़ कर पा रहा है, Yes. आप नहीं कर पा रहे थे। आप नहीं कर पाए था तभी। आप खुद लिख रहे थे वो चीजें, तब तो गूगल शीट भी नहीं थी ना, गूगल शीट तो भी नहीं कहाँ थी। पे लिख रहे थे आप? तो मैंने आपको एक स्टोरी बताई ना कि दलाल स्ट्रीट जर्नल की मैगजीन लो, कैपिटल मार्केट की मैगजीन लो, उसके फंडामेंटल स्टडी करो। जब बैलेंस शीट भी नहीं मिलती थी उस हाँ। जमाने में, बैलेंस शीट के 20 रुपए लेती थी कंपनियां, कि 20-20 रुपए में बैलेंस शीट बिकती थी। अच्छा, ऑनलाइन नहीं था ना, तो तो ये भी एक अच्छा बिजनेस बन सकता था ना, कि मैं कंपनी अच्छी नहीं हूँ बट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हूँ, मेरे फंडामेंटल देखने तो 20 रुपये लाओ, 10,000 बंदों में भी खरीद लिया, तो गॉट बिजनेस गोइंग। यस। तो बैलेंस शीट मिलना बहुत मुश्किल था तब, कंपनियां, ये बिजनेस था बैलेंस शीट बेचना। बट क्योंकि ये मैगजीन्स में पूरे डेटा तो आ जाता था कि कंपनी का लास्ट क्वार्टर, 6 मंथली, क्वार्टरली भी नहीं था तभी, 6 मंथली रिजल्ट क्या है, एनुअल रिजल्ट क्या है, पी रेशो क्या है, तो हर महीने की ये जो मैगजीन है हम जमा करते थे। अच्छा, और जब सोचते थे अच्छा ये कंपनी का शेयर लेना है, तो उसका डेटाबेस खोल के ढूंढते थे कि इसमें ये क्वार्टर में ये नंबर था, अच्छा पिछले साल का क्या नंबर था, एक एक नंबर आप फिर नोट करके फिर कंपेयर करो कि क्या ग्रोथ हुई कंपनी में कि नहीं हुई, नंबर क्या है, और बैलेंस शीट हाथ में लग गई तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब हर जनरेशन में कुछ परसेंटेज ऑफ अवेयर पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं रिटेल लेवल पे, जो कि प्रॉफिटेबल होते हैं या समझदार होते हैं कि पैसा कमाने का तरीका यही है। ये नंबर परसेंटेज लेवल पे शायद नहीं चेंज होगा, हर जनरेशन में उतना ही रहता है। यस। बट डू यू थिंक कि जैसे आप पहले कह रहे थे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, या दिस इज नॉट डिफरेंट दिस टाइम, या दिस इज डिफरेंट दिस टाइम रादर, इट्स नॉट। तो यू मेरे ख्याल से आपने 3 जनरेशन्स देखी होंगी। एक तो खुद, एक आपने देखा होगा 2000 से 2018 का एक लॉन्ग जनरेशन स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट्स का, और एक कोविड टाइम के बाद के जो पिछले 6-7 साल से लोग आ रहे हैं। व्हाट आपका नज़रिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट इन इटसेल्फ, इंडस्ट्री इन इटसेल्फ क्या रहा है, ब्रोकर किस तरह से चेंज हुए हैं, पहले तो मैं वो जानना चाहूँगा, देन आई विल कम टू द रिटेल पार्ट कि क्या फ़र्क, क्या चेंजेस देखे हैं आपने बिहेवियर में? इंडस्ट्री में तो जमीन आसमान का फर्क आ गया, क्योंकि पहले ब्रोकर्स तो दुकान थे। अगर मैं 1992 तक जाता हूँ तो सब एक दुकान थे, सब ब्रोकर्स भी दुकानें थी। और जब वो 94 का बूम खत्म हो, कई सब ब्रोकर्स वाइप आउट हो गए या तो फिर बड़े ब्रोकर्स के साथ जुड़ गए। तो वहां पे जाके एक शेर खान जैसी कंपनी बनी जो सिर्फ फ्रेंचाइजी बिजनेस सब ब्रोकर्स के साथ कर रही थी। तो वो एक जमाना था। फिर फॉर्मलाइजेशन ऑफ ब्रोकिंग जो शुरू हुआ, इनफैक्ट फर्स्ट जो रिसर्च डिपार्टमेंट से ब्रोकर्स ने 90s की बूम में शुरू किया। अच्छा, बट जैसे 94 के बाद फिर सब ब्रोकर्स ने अपने रिसर्च डिपार्टमेंट बंद कर दिए। तो द ओनली एम्प्लॉयर फॉर रिसर्च एनालिस्ट वाज मीडिया कंपनी। रियली? हाँ, मीडिया कंपनियों में ही जो प्रिंट मैगजीन्स हैं उनमें ही रिसर्च एनालिस्ट जॉब करते थे। तो कई जो पुराने एनालिस्ट हैं, अभी आप बड़े फंड मैनेजर भी, केनेथ एंड्राडे जैसे, मैं उनको जानता हूँ क्योंकि शेरमैन खान में साथ में कुछ समय तक काम किया। He was also with capital market, so a lot of people come from that background, okay, जो कि मीडिया में एक समय पे काम करते थे और फिर वहाँ से आगे बढ़े, क्योंकि वही वहाँ पे ही हम सीखते थे कि कैसे रिसर्च करना है। ब्रोकर्स क्या रिसर्च डिपार्टमेंट ही नहीं था कुछ समय तक। उन्होंने टिप्स कौन दे रहा है फिर? तो कुछ समय तक ब्रोकर्स पहले तो खुद ही देते थे इन्फॉर्मेशन बेस्ड, कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है या ये अच्छा नॉलेज है। 94 के पीक में कुछ लोगों ने रिसर्च डिपार्टमेंट बनाया, बट वो पीक जब खत्म हो गया तो उन्होंने फिर वो डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए। ये फिर वापस शुरू हुआ 2000 के बूम के साथ, जब 99-2000 में शेयर बाजार आईटी सेक्टर को लेके बहुत बड़ा,
कई लोगों ने फिर से रिसर्च डिपार्टमेंट्स अपने शुरू किए और देन इट बिकेम अ मोर फॉर्मलाइज्ड इंडस्ट्री, क्योंकि सब लोग फिर करने लगे वो चीज़। फर्स्ट ग्लोबल आए, उन्होंने इतना रिसर्च को पॉपुलराइज किया। शेर खान जैसे ब्रोकर जब बड़े हो गए तो उन्होंने किया। फिर मोतीलाल ओसवाल ने अपनी वेल्थ रिपोर्ट्स निकाली थी एट द एंड ऑफ द 2000 बेयर मार्केट, तो उनके एनालिस्ट्स के नाम सामने आए। तो पूरा फिर एक फॉर्मल रिसर्च इंडस्ट्री डेवलप हुआ। आई थिंक द ओनली वन विच स्टूड अराउंड फ्रॉम दैट टाइम वाज आईसेक। मुझे अभी याद आ रहा है कि ऐसे सिक्योरिटीज़ की हम लोग इंटरव्यू करते थे, तो उनका हमेशा से तब से रिसर्च डिपार्टमेंट था, वो शायद कभी बंद नहीं हुआ। अच्छा। बट मेनी अदर्स केम एंड वेंट एंड देन लेटर फिर सब ब्रोकर्स अभी बहुत ही फॉर्मल हो गई इंडस्ट्री। रेगुलेशन आ गए, नंबर ऑफ कस्टमर्स जो पहले कभी नहीं देखे थे मिलियंस में, सब ब्रोकर्स के होने लगे। तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन शुरू हुई 2000 के बाद। ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन ऑफ ब्रोकर्स अभी तक चल रही है। क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, फ़र्क और सिमिलैरिटी क्या है कि जैसे मैंने बोला 91-92 में भी एवरीबडी वाज पार्टिसिपेटिंग, यंग पीपल लाइक मी, और मैं भी जानता हूँ कुछ दोस्तों को जो बाजार में क्योंकि पेरेंट्स के पीछे या जिस भी रीज़न से आ गए थे या कर रहे थे। तो आज की भी जनरेशन में ये चीज़ देख रहा हूँ कि यंग लोग बाजार में, और शायद मे भी उस ज़माने से भी ज़्यादा हो, शायद हो, क्योंकि डेटा नहीं है हमारे पास मेजर करने के लिए, बट कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दैट इज़ द सिमिलैरिटी। ऐसी डिफरेंस ये है कि आज इंडस्ट्री पहले के हिसाब से बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। इंफॉर्मेशन जो पहले अवेलेबल नहीं था, जैसे मैंने बोला बैलेंस शीट भी नहीं है आपके पास, आज तो हर कंपनी के बैलेंस शीट उनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लो, तो आप हिस्ट्री पूरा स्टडी कर सकते हो। ओके, और टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गए, जैसे हमने स्ट्राइक बनाया, आप बैलेंस शीट 10 साल का डेटा देख लो, कंपनी का क्या हिस्टोरिकल है, उसको विजुअली देख लो चार्ट के हिसाब से कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्या पिछले टाइम के हिसाब से, 2014 में कितना था और आज कितना है पी रेशियो या प्राइस टू बुक, वो कंपैरिजन आप कर लो। तो एनालिसिस करने की जो जरिया है वो तो पूरे हमने हाथ में दे दिए लोगों के। तो आज का जो इन्वेस्टर है, चाहे वो यंग हो ओल्ड हो, ही हैज़ टू एडुकेट हिमसेल्फ एंड ब्रिंग हिमसेल्फ टू पार, कि वो जो पहली गलतियां हुई, हाँ जो कि हर करता है, बट यहीं पे तो वो स्टेटमेंट आ गया ना कि दिस टाइम इज डिफरेंट। वो कहते हैं ना, दिस टाइम इज डिफरेंट इज कॉल्ड द बैड वर्ड इन स्टॉक मार्केट, कि जब आपने बोल दिया कि दिस टाइम इज डिफरेंट तो आपको पिटने वाली है कि इस बार कुछ अलग होएगा। कुछ अलग नहीं होता है, सेम ही चीज़ें होती हैं, बंदे बदलते रहते हैं बस। अच्छा, जो रिटेल इंडस्ट्री, रादर स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री, इट्स वेरी यंग, डोंट यू थिंक? क्योंकि ब्रोकर्स जो हम फॉर्मलाइज्ड ब्रोकर जैसे आप कह रहे हो 2000s के बाद ही आए हैं। पहले तो दुकानदारी वाला हिसाब था, जैसे कि कपड़ों की दुकान है वैसे ब्रोकर की दुकान हुआ करती थी, और उसमें बस एक डेस्क पड़ा रहा, 3-4 लोग रहेंगे, आपने शेयर खरीदना है, ऑल दैट। लेकिन डोंट यू थिंक कि फॉर्मलाइज, ये थोड़ा फॉर्मल इसीलिए ही हुआ क्योंकि जिस तरह से एक रिटेल ट्रेडर आया इंडस्ट्री में, वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आया। ये एक नीड बन गई इंडस्ट्री की कि भी ब्रोकर को थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा और रिसर्च एनालिस्ट रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर तुम्हें मार्केट में शेयर लेना है, मार्केट शेयर लेना है और ट्रेडर से ट्रेड करवा के ब्रोकर जनरेट करवाना है, तो RA चाहिए होंगे। अब उस समय RA नहीं हुआ करता था, सेबी की तरफ से देयर इज नो रेगुलेशन है, 2013 में आया वो, बट फिर भी एक रिसर्च एनालिस्ट एक एम्प्लॉय था। तो एक इंडस्ट्री की वांट या एक डिमांड थी, दैट वाज द मेजर रीजन कि रखे जा रहे थे। आई थिंक टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी बिग रोल ओवर हियर, क्योंकि मैं ये भी बोल रहा हूँ कि 92-94 में पब्लिक क्रेज था, शेयर खरीदने आते थे, तब भी सौदे हर दिन होते थे और सब सौदे सेटल होते थे, बट विदाउट टेक्नोलॉजी। तो बिना टेक्नोलॉजी के जो काम हो सकता था, जो नहीं हो सका उस समय पे, जो हाई अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग होती है आज, वो नहीं हो सकती थी, क्योंकि 1 घंटे का ट्रेड, सुबह ऑर्डर दो शाम को लो। टेक्नोलॉजी ने जो व्यवस्था लोगों को पहुंचाई है कि आप भाव देख के सौदा मार सकते हो, 1 पैसे के अंदर भी अब ट्रेड होता है। उस दिन 5 रुपए का स्प्रेड होता था जॉबर्स का, कि 50 में खरीदो और 55 में खरीदो, 50 में बेचो, 50 में बेचो मतलब एक दिन में तो आप खरीदते बेचते तो 500 रुपए का ऐसे ही नुकसान है, ऐसे नुकसान। और तो ये सब बदल गया है। अब आप कभी भी सौदा कर सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, किसी भी क्वांटिटी में। इसने धंधा भी बढ़ाया है सबका। तो ब्रोकर्स जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, रिसर्च डिपार्टमेंट बंद कर दिए। अब क्योंकि धंधा इतना हो रहा है, लोग बाइंग सेलिंग इतनी कर रहे हैं कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट अफोर्ड कर सकता है। तो ये स्केल शायद
नहीं हो पाता अगर टेक्नोलॉजी हमारे साथ नहीं होती। तो टेक्नोलॉजी ने शायद पुश किया सबको कि इसको इस तरह किया जाए, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, ऑनलाइन डाल सकते हैं। पूरा जो कम्युनिकेशन का मेथोडोलॉजी है वो पहले जो था नहीं, उसके बिना शायद पहले के ज़माने में ये नहीं हो ही नहीं पाता। इसको मैं इस अगले सवाल को मैं 3 हिस्सों में बांटता हूँ। जो कंज्यूमर या जो रिटेल ट्रेडर का बिहेवियर है, आज उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। पहला डिसीजन ट्रेड प्लेस करने का ब्रोकर का हुआ करता था 92s में, कि ब्रोकर बता देगा कि कब आप भाव ले सकते हो, वो आप रिक्वेस्ट करके फ़ोन करके बोल सकते हो। फिर बीच में आया कॉल एंड ट्रेड वाला ज़माना, जब आप फ़ोन करके ब्रोकर को बोल रहे हो, सब ब्रोकर को बोल रहे हो, बिफोर टेक्नोलॉजी 2006, 7, 8 से पहले। अब आ गया है ट्रेडिंग ऐप का ज़माना, और आगे चल के AI का भी कुछ आएगा, और जहाँ पे शायद सोचेगा तो ट्रेड हो जाएगा। और एल्गोस भी हैं। एल्गोज यस, एल्गो तो चल रहा है, खैर इट्स अ ह्यूज चंक, बट उसके हाथ में ट्रेड प्लेस करने का डिसीजन आ गया। अब मेरे को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द सोल डिसीजन मेकर इज आई, एज अ रिटेलर मैं ही हूँ। क्या ये सच में अच्छा हुआ है एक रिटेलर खुद के लिए कि उसको ये पावर मिल गई है? मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर रिटेल ट्रेडर्स अपने हाथ में ले लें तो शायद ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। ये बात अलग होगी कि कोई बोले मेरे पास समय नहीं है, मैं पूरे टाइम जॉब पे हूँ, तो मेरा बाज़ार में पार्टिसिपेट करने का एक ही तरीका है कि मैं म्यूचुअल फंड को पैसे दे दूँ, SIP कर दूँ और मेरा काम हो जाए। बट जो थोड़ा भी समय दे सकता है वो इस रिटर्न को काफ़ी हद तक पार कर सकता है, और उसको शायद ज़्यादा खुशी भी मिले, क्योंकि जब दूसरा करता है और गलती करता है तो आपको खुशी नहीं होती है, आप उस पर भी नाराज़ होते हो और अपने आप ऊपर भी नाराज़ होते हो कि आपने उसकी बात क्यों मानी। तो जब आप खुद उसको समझ के करोगे तो शायद आप कुछ डिसीजंस जो हैं और अच्छे ले सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको इंडेक्स रेट ऑफ रिटर्न आएगा, कुछ 25% रिटर्न या 20% या 15%, जो भी इंडेक्स बढ़ रहा है साल में, वो रिटर्न प्लस एक अल्फा 3-4%, 5% ऐड कर दो, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स उससे काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हैं। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं आप देखो, दे आर नॉट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो या किसी को नाम ले लो, रमेश दवानी ले लो, जो बड़े हैं, मिड साइज भी इन्वेस्टर्स हैं उनके भी नाम ले लो, दे आर ऑल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स डायरेक्ट इन कंपनी। तो मॉडल तो वही है कि आपको ज़्यादा अगर कमाना है तो आपको डायरेक्ट कंपनियों के शेयर खरीदने हैं, और ये समझना है कि जो कंपनी अच्छी कर रही है उसको आपको होल्ड करके रखना है लंबे दौर तक, और जो अच्छा नहीं कर रही है उसकी जगह फिर दूसरा ढूंढना है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे कहाँ फेल होती है? ओके, तो उसमें नेगेटिव क्या है कि म्यूचुअल फंड्स का एक लिमिटेशन है कि कंपनी का शेयर जब भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो उसको बेचेगा, ताकि उसके टोटल पोर्टफोलियो वेटेज में एक स्टॉक बहुत ज़्यादा ना हो जाए। करेक्ट, ओके, बट अगर वो स्टॉक मल्टी बैगर है तो उसको क्यों बेचना है? एग्जैक्टली। तो दिस इज अ फोर्स्ड रिडक्शन, फोर्स्ड बेच रहा है वो, क्योंकि उसका सिस्टम उसको नहीं अलाउ कर रहा है रिस्क लेने का। हाँ, वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है चीज को, जबकि जरूरत नहीं है, टायर पंक्चर नहीं है वो वाला। वहां पे ही इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है वो कमा सकता है, उस चीज को रख सकते हैं। बट थोड़ा बहुत सीखना जरूरी है खुद को, क्योंकि जब आप खुद करते हो इसमें एक बहुत बड़ा एंगल आता है बिहेवियरल फाइनेंस का, कि मैंने सीख तो लिया कि चलो ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चार्ट देखने हैं, फंडामेंटल देखने हैं, बट अपने मन को कैसे संभालूं, इस चीज़ को समझने में थोड़ा समय लगेगा। बट जैसे मैंने बोला, समझ लिया तो जो खुशी उसमें मिलेगी वो दूसरे को देने से काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। जो मैं देखो, टेक्नोलॉजी का यूज़ भी होता है, अब्यूज़ भी होता है। तो अगर 10 में से 20%, 25% लोग ठीक ठाक पैसा और 25-30% एवरेज प्रॉफिट, लेकिन ज़्यादातर प्रॉफिट लोग लॉस कर रहे हैं, तो उनके हाथ में अगर ट्रेडिंग ऐप है और उनके पास 25,000 की सैलरी है और 5,000 ट्रेड में डाल रहे हैं, उनके लिए आसान हो गया है। अब बाय हो गया, बाय सेल हो गया, सेल 1500 लॉस या 1500 प्रॉफिट, पता नहीं है क्या कर रहे हैं। नाउ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू दिस एक्सटेंट एंड ईजीनेस, क्या ये सही है, क्या गलत है? और यहाँ पे जो कंज्यूमर की या ट्रेडर की साइकोलॉजी का प्ले में आता है, बिहेवियर फाइनेंस, वो इस चीज़ को कैसे इंप्रूव कर सकता है? आई थिंक सबसे पहले ये जो ईज है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि ईज कैन बी डैमेजिंग ऑल्सो, क्योंकि इतना आसान हो गया कि वो उसको एक गेम की तरह बाय सेल कर रहा है।
ये नहीं सोच रहा है कि इसमें कोई तरीका है, क्या रेट ऑफ रिटर्न मुझे आ रहा है, यस, मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे अचीव क्या करना मैं है, क्यों कर रहा हूँ, ये कर ही क्यों रहा हूँ? व्हाई एम आई डूइंग दिस? तो जरूर इट पुशेस यू कि भाई पहले आप सोच विचार कर लो कि आपके गोल क्या है, आपको 3 साल में क्या अचीव करना है, 5 साल में क्या अचीव करना है, और उस गोल तक जाने के लिए फिर आप क्या स्टेप्स लेने वाले हो, कितनी सेविंग्स की आपको ज़रूरत है हर महीने अपने सैलरी से, कितना आप खर्चा कर रहे हो, और उस सेविंग से फिर जाके क्या पोर्टफोलियो बनेगा और क्या आप इवेंचुअली वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो आई थिंक यंग लोगों को स्पेसिफिकली जो बाजार में ब्लाइंडली आ रहे हैं, थोड़ी सोच विचार करने की ज़रूरत है अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, एंड डोंट जस्ट ब्लाइंडली बाय एंड सेल, जस्ट फिर आप स्पेक्यूलेटर के नाम पे ही रह जाओगे कि आप सिर्फ स्पेक्यूलेट कर रहे हो। जैसे आपने बोला 5,000 ले लिया, बेच दिया, हाँ, कभी 500 रुपये आए, कभी 500 रुपये गए, तो नेट आपके बहुत बड़ा वेल्थ नहीं क्रिएट होने वाला है। वेल्थ क्रिएट करना है तो थोड़ा बहुत शेयर बाजार का जो साइंस है, साइंस ऑफ इन्वेस्टिंग, विच इज़ अ टोटल मार्केट साइंस। मैं सिर्फ ये नहीं मानता हूँ कि आप सिर्फ चार्ट के जरिए से बाजार को समझें, चार्ट्स भी देखिए, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी समझिए, इंटरेस्ट रेट्स के दर जो हैं, करेंसी मूवमेंट्स हैं, और लास्टली कंपनी की फंडामेंटल्स जो हैं, ये सब लिंक होती हैं एक दूसरे से। और सेंटिमेंट जो कि हम लोग चार्ट्स में ही देखते हैं, बट सेंटिमेंट जो है कि सब लोग को क्या लग रहा है बाजार के बारे में, क्योंकि बाजार हमेशा सही नहीं होता है, बाजार कभी कभी गलत होता है। इट रिएक्ट्स टू इमोशंस, तो व्हेन इट रिएक्ट्स टू इमोशंस तो सेंटिमेंट में वो नजर आता है, इसलिए वो इट बिकम्स ओवर सोल्ड, इट बिकम्स ओवर बॉट, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसको बेच देते हैं अननेसेसरी वैल्यू तक। इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ, 1990s के अंत तक जब लोगों का इंटरेस्ट बाजार में हट गया था, और इनफैक्ट पूरा लिस्ट प्रिंट होता था कैपिटल मार्केट मैगजीन में, वैल्यू स्टॉक्स का एक पूरा पेज आता था। ओके, एंड दीज वर कंपनीज विच आर पेइंग डिविडेंड यील्ड्स ऑफ 10%, 12%, 8%, P ratios of 2, 3, 4, वाओ, एंड nobody is interested. तो ऐसा समय भी आता है, क्यों आता है? क्योंकि पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट। इट में अपीयर इलॉजिकल। मैं बोलता था कि अरे बैंक ऑफ बड़ौदा उस समय पे 10% डिविडेंड डील दे रहा है, और बैंक में अगर आप एफडी भी करोगे तो आपको 8-9% से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो वाई शुडंट आई जस्ट बाय द स्टॉक उसी बैंक का? हाँ, उसी बैंक का, दैट इज बेटर। इनफैक्ट पीएसयूज का जो बाइंग थी इस समय पे भी यही था। करीब 1.5 साल पहले की बात है, मैंने लिखा था इसके बारे में कि कोल इंडिया जब 150 रुपये तक भी पहुंच गया था, 15 रुपये वो डिविडेंड दे रहा था, तो मतलब 10% तो डिविडेंड यील्ड ही हो गया। उस समय पे तो बैंक भी नहीं दे रहा था 10%, 7% फिक्स डिपॉजिट रेट चल रहा है। तो सो वाई आर मार्केट्स इलॉजिकल? दे आर इलॉजिकल बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट। भावनाओं पे चलता है कई बार, कि लोगों की अगर भावना हो जाती कि नहीं यार ये पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं लेनी है, नहीं यार ये रीज़न है, नहीं, जैसे और लेट 90s तक ऐसा हो गया था कि कोई आदमी अगर शेयर बाजार में काम करता है तो उससे शादी नहीं करनी है। हाँ, तो ये काफी समय तक चला था, अभी भी होता है इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, अभी भी भारत के कोने में भावनाओं है। भावनाओं पे जब बाजार चलता है तो एक इलॉजिकल पॉइंट पे पहुंच जाता है। या तो पी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो कि उसमें कोई सेंस ही नहीं है कि 150 का पी क्यों चल रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ तो 20% भी नहीं है। तो इन चीज़ों से ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है निवेशकों को, और इसी चीज़ को स्टडी करना है कि सिर्फ आप फंडामेंटल आपने देख लिया, चार्ट देख लिया, ओके, इकोनॉमिक्स भी समझ ली थोड़ी बहुत, हाँ जीडीपी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, बट भावना क्या है? देखो, मैं एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर या कुछ हद तक ट्रेडर की जो माइंडसेट है वो बताता हूँ कि अगर मार्केट गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, और मैं कोविड की बात जैसी बात भी नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल मार्केट में जैसे कुछ करेक्शन हो रहा है, गिर रहा है, तो वो डरता रहता है यार और गिरेगा, गिरता ही है, जब गिरेगा सबसे नीचे तब उठाऊंगा, और जब बढ़ रहा है तो यार ये बहुत महंगा है, जब अगली बार गिरेगा ना उतना आ जाए। तो इसी पशुपेश में ही बहुत सारे लोग इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं बन पाते, या जो ट्रेडर होते हैं वो इन्वेस्टर बन जाते हैं, बिकॉज वो आए ट्रेड करने थे बट वो इतना भाव गिर गया तो अब बैठे रहे उसमें। तो ये जो माइंडसेट है कि जो कि अपने आप को रोक के रखता है, व्हेन देयर इज ए बुल रन पीपल से कि एंटर कर जाओ, और इफ़ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एनीवे तुमने 10 साल 5 साल नहीं बेचना है। लेकिन इस तरह की सोच मेरे को नहीं लगता है कि इन जनरल इन्वेस्टर ये सोच के साथ आता है कि मैं लंबी रेस का घोड़ा होने वाला हूँ। यस, इट्स अ हिंड्रेंस, इसलिए इस पे पूरा एक सब्जेक्ट ही बन गया है जो बिहेवियरल एंड फाइनेंस का सब्जेक्ट है। एक एक बिहेवियरल जो ट्रेट्स हैं लोगों को के,
उनको एड्रेस करता है। जैसे कि कंफर्मेशन बायस, कि आपको लगे कि नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है बट मैं दूसरे से भी पूछ लूँ उसको भी अच्छा लगता है क्या, और वो भी कौन है पता नहीं, दोस्त यार है उसको नहीं पता स्टॉक मार्केट का क्या ज़्यादा। तो कंफर्मेशन बायस आ जाता है। फिर आता है एक रीसेंसी बायस, मतलब सबसे रिसेंट जो इवेंट हुआ है वो अपने दिमाग पे चढ़ जाता है कि यार भाव इतना नीचे गया था, ये सस्ता था 40 रुपए पे, अब 60 हो गया तो 40 वापस जाएगा तो मैं लूंगा, बट वो वापस फिर 40 नहीं जाता है। तो वो उसका इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उसने अभी देखा है कि वो भाव और वहां से ऊपर आते हुए देखा है। तो ये आपको ये नहीं बताता है कि आगे कहाँ जाने वाला है, ये सिर्फ आपको बता रहे कि 40 से ऊपर आया था इसलिए 40 पे लेना चाहिए, बट वो तो हो गया अब। अच्छा, तो these things keep people from taking actions कि अब 40 से अगर 60 हो गया है तो यहाँ पे मुझे लेना चाहिए कि नहीं, और किस बेसिस पे। तो इसका जो साइंस है इसके बारे में सीखें, समझें और फिर डिसीजंस लें। चलो मेरा आखिरी सवाल रोहित आपसे, कि आज अगर आप 25 साल के वो होते जो कि मुंबई के सड़कों पे वो भाव कॉपी खरीद रहे थे, लेकिन आज की तारीख में आपके हाथ में मोबाइल होता और आप 25 साल के होते और ब्रोकर्स का इकोसिस्टम बदल चुका होता, टर्नओवर अलग हो चुकी होती, RAIA हैं लेकिन आप सीखने की भी कवायद रखते, तो अगले 2 साल तक आप किस तरह से बिहेव करते मार्केट में, वेर इन यूज कि आप एक सीरियस तरीके से ही आए हो, सोच यही है, बट अगले 2 साल आप क्या तरीके से स्ट्रक्चर करते अपनी स्टॉक मार्केट की ज़िंदगी पैसिव लेवल पे, अज्यूमिंग कि आप कुछ और भी कर रहे हो, ताकि आप रहो, टिको, सीखो और कुछ करो, कुछ कमाओ भी इसमें। तो अच्छी बात यह कि आज के ज़माने में सीखने सिखाने का जो मटेरियल है बहुत ही एक्सटेंसिव हो गया है, बहुत है। अगर आप सच में सीखना चाहते हो और आप किताबी नहीं हो, क्योंकि मेरे समय पे सिर्फ किताब पढ़ के ही सीखना था, कोर्सेज बिल्कुल नहीं थे, कोई मेंटर नहीं था आपका, तो अगर कोई अच्छा मेंटर मिल जाए जो आपको मार्केट एनालिसिस होलसम सिखा सके तो उसके साथ समय बिताएं। वो एक बात। और दूसरा, आपको बाजार में पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा कुछ लिमिटेड कैपिटल से, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि पहले तो आप मेंटर से सीख लो, उसको भी पैसे दोगे, उसके बाद बाजार से भी सीखना पड़ेगा और बाजार को भी पैसे देने पड़ेंगे, उसकी फीस भी लगेगी उसकी फीस भी लगने वाली है। तो कम से कम फीस से वो काम शुरू करें, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फीस दे दे, राइट। ओके। और उस बीच में शायद आप बियॉन्ड एनालिसिस अपने बारे में कुछ सीख पाएंगे जो कि आपको आगे जाके मदद करेगा अच्छे इन्वेस्टर बनने में या अच्छे ट्रेडर बनने में। तो सही मेंटरशिप एंड एक्चुअल प्रैक्टिस, मतलब आपको हाथ मट्टी में गंदे करने ही पड़ेंगे, बट इस तरह करें कि बहुत बहुत ज़्यादा चोट ना लगे और आप आगे बढ़ पाओ। और लगे चोट तो मैं कैसे बिहेव करूं? नहीं, लगे चोट तो लगनी है, उसको अपने दिल पे ना लें, ये तो लगनी है, उससे सीख लेके आगे बढ़ते जाएं, पीछे नहीं हटना है। और सिंस कम कैपिटल के साथ, क्योंकि कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता है कि मैंने बाजार में अगर सक्सेस अचीव किया है, सबकी कहानी के पीछे उतार चढ़ाव बहुत हैं। और ये बहुत ही अच्छी किताब है, मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा अगर पढ़ना चाहें तो, मैल्कम ग्लैडवेल की द आउटलायर्स। ओके। और ये किताब जाती है सक्सेसफुल लोगों की हिस्ट्री में और बताती है कि ये सक्सेस अचीव कैसे किया इन लोगों ने, एवरीवन फ्रॉम द बीटल्स टू स्पोर्ट्स स्टार्स टू बिल गेट्स एंड सबके बारे, सबके स्टोरीज में। और कुछ कॉमन थ्रेड्स है इसमें, कुछ कॉमन है इनमें। हाँ, तो कॉमन थ्रेड्स हैं, तो एक मैं बताता हूँ जो यहाँ पे रेलेवेंट है, और वो है कि कुछ कई लोग जो हैं 10 साल या 10,000 घंटे अपने प्रोफेशन या जो काम उनको करना है, जिस चीज़ में उनको सक्सेस अचीव करनी है, उस पे लगाते हैं। करेक्ट। तब जाके सफलता पा पाते हैं। तो ये अगर आपने समय नहीं लगाया तो ये समय भी है, इसमें मैं कह रहा हूँ बाजार में आप पार्टिसिपेट करें, मतलब आप पैसे भी भरोगे। करेक्ट। तो 1990 से लेकर 2000 तक मैंने सीखा, पैसा दिया बाजार को, क्योंकि कोई और तो मेंटर था ही नहीं। फेयर। उस टाइम पे कुछ किताबें और बाजार दोनों ने सिखाया। और एक साइकिल बंदा देख ही लेता है इसमें कुछ ना कुछ। इसमें एक साइकिल तो आप देख ही लोगे, अप डाउन, Y2 के ऊपर नीचे, एक मंदी और एक तेजी का अगर दौर भी आपने देख लिया, वो भी काफी मदद करेगा कि दोनों तरफ
कैसे खेलना है, कैसे समझना है, क्या होते हैं, क्या सेंटिमेंटल इवेंट्स होते हैं, और लोग उसके ऊपर कैसे बिहेव करते हैं, उस चीज़ को आप अगर देखोगे तो अगली बार अगर वैसा ही कुछ होगा तो आप समझ पा रहे हो कि नहीं, यहाँ ये वही हो रहा है और यहाँ पे क्या करना है। तो उतना समय आपको देना है इस चीज़ को करने के लिए। तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि 2008 और 19 के साइकिल्स में आप तैयार बैठे थे। बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रोहित। आपने वी कैन गेट इनटू द होल लाइफ ऑफ योर स्टॉक मार्केट की, बहुत मज़ा आया। एंड आई होप कि लोगों को स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो, हर्षद मेहता का पर्सपेक्टिव समझ में आया हो, एंड उनका खुद का बिहेवियर टुवर्ड स्टॉक मार्केट, उनका परसेप्शन टुवर्ड स्टॉक मार्केट भी बदला होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। एंड शुक्रिया सबका, और आई होप दैट पीपल टेक अवे द राइट थिंग फ्रॉम हियर कि बाजार में क्या करना चाहिए, थोड़ा सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो सफलता पाएंगे, और क्या नहीं करना चाहिए ये भी पता लग गया। लगा। ऑलराइट, थैंक यू।